हर्षित, वेलकम टू एग्री टॉक, वेलकम टू बैंगलोर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। यूके में पढ़ाई किया आपने, राइट? जी जी। फैमिली और बाकी लोग का रिएक्शन कैसा था जब आपने बोला कि मुझे एवोकाडो का फार्मिंग करना है? देवर लाइक कि आप स्मॉल स्केल पे रन करके देखो पायलट प्रोजेक्ट एंड देन बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स वील स्केल इट फ्रॉम देयर। तो अब मैं रिजल्ट्स ला चुका हूँ तो दे आर कॉन्फिडेंट कि अब हम इसको बड़े लेवल पे आगे ले जा सकते हैं। एग्रीकल्चर जब आप फील्ड पे जाते हो वैसे आप दूसरे बिजनेस करते हो, दोनों में डिफरेंस क्या लगता है आपको? ये सुकून का काम है बहुत, मतलब दिल को शांति मिलती है एग्रीकल्चर से मुझे पर्सनली। एवोकाडो फार्मिंग करके मुझे 1 करोड़ का बिजनेस बनाना है अगले 5 साल में। इसका ब्लूप्रिंट मैं हर्षित जी से लेना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो इंडिया में बेस्ट एवोकाडोज कहाँ होते हैं? साउथ में ऊटी, कुन्नूर, कूर्ग, वायनाड, कोडाईकनाल। क्या आपको जनरली लगता है कि कोई भी किसान बन सकता है? अगर आप सब कुछ सेम करोगे, वही धान गेहूं चना उगाओगे, तो फिर देयर इज नथिंग न्यू, आप ब्रांड नहीं बना पाओगे। आप जो कर रहे हैं उसमें आपने सब्सिडी का इस्तेमाल किया? वो प्राइस डिक्टेट करते हैं, कॉस्ट नॉर्म्स डिक्टेट करते हैं कि वो बोलते हैं कि ठीक है 500 रुपये का पौधा, ये 500 रुपये का पौधा अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है क्या मार्केट में? अब 50% लिख तो दिया, लेकिन कॉस्ट क्या थी? 500 रुपये। 500 रुपये का 50% कितना हुआ? 250 रुपये। प्लांट कितने का खरीद रहे हो आप? 2500 का। एक्चुअल में क्या रिजल्ट आया? 10% सब्सिडी मिल रही है। तो ये इनकी वर्किंग रहती है। कितना सब्सिडी मिला आपको पॉली हाउस पे? मैंने 3 पॉली हाउस नए बनवाए थे, उसमें 8 लाख के आसपास शायद मिला। काफी हेल्थ बेनिफिट्स हैं एवोकाडो के। मुझे लगता है एडॉप्शन थोड़ा कम हुआ है इंडिया में। क्या आपको लगता है ये लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से है? नहीं, ये बढ़ने वाला है। ज़्यादातर कस्टमर्स एवोकाडो खा रहे हैं, वो फीमेल मार्केट है। लड़के तो वे प्रोटीन से आगे बढ़ ही नहीं पाते। प्लस इट लुक्स अट्रैक्टिव ऑन द प्लेट। अप्रोक्सीमेटली क्या साइज है भारत में एवोकाडो का? अब इंडिया में 4000 टन इम्पोर्ट हुआ था इन 2023 एंड 24, और 24-25 का प्रोजेक्शन है 8000 टन का। आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है इसका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री टॉक के एक नए एपिसोड पर। आज के एपिसोड के मेहमान आए थे एज अ गेस्ट, बट निकले मेरे दोस्त क्योंकि हम में इतने सारे सिमिलैरिटीज़ हैं। आज के एपिसोड के गेस्ट है मिस्टर हर्षित गोधा, जो कि भोपाल बेस्ड एक एवोकाडो फार्मर है। काफ़ी पॉपुलर है ऑनलाइन, कई सारे मीडिया और न्यूज़ आर्टिकल्स में इनके बारे में पब्लिश किया गया है। लेकिन आज के पॉडकास्ट में हमने इनको समझा है, इनके माइंडसेट को समझा है, एवोकाडो फार्मिंग एज अ क्रॉप एंड एज अ बिजनेस मॉडल को बहुत ही डेप्थ में समझा है। आप जान के हैरान रहेंगे कि हर्षित का मार्केटिंग में एक डिग्री है फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। लेकिन जब वो यूके में थे तब उन्होंने नोटिस किया कि सुपरमार्केट में जब एवोकाडोज खरीद रहे थे, ये सारे एवोकाडो जो थे वो इजराइल से सोर्स थे। फिर उन्होंने ये सोचा कि इंडिया में एवोकाडो क्यों नहीं हो सकता है। यही सीखने वो इजराइल निकल गए और आज भोपाल में उनका काफ़ी बड़ा एवोकाडो का ऑर्चर्ड है और साथ ही साथ एवोकाडिंग प्लांटिंग मटेरियल भी वो सप्लाई करते हैं। इस एपिसोड के थ्रू मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर सबके लिए है, सब कोई एग्रीकल्चर कर सकता है यदि आपका माइंडसेट सही हो, यदि आपका अप्रोच सही हो। और मैं चाहता हूँ कि आप हर्षित गोधा जी के जर्नी और स्टोरी से सीखें, उनके कॉन्फिडेंस से सीखें और कैसे अपने फार्मिंग में और बिजनेस के जर्नी में उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो समझें। ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहता हूँ। प्रेजेंटिंग टू यू मिस्टर हर्षित गोधा ऑन एग्री टॉक। हर्षित, वेलकम टू एग्री टॉक, वेलकम टू बैंगलोर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे आके मिलने में एंड टू शूट दिस पॉडकास्ट एज वेल। इस पॉडकास्ट के आप यंगेस्ट गेस्ट हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप खुद को बोलते हैं वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम एवोकाडो फार्मर। काफ़ी कॉन्फिडेंस है आप में। थैंक यू सो मच। तो ट्रू भी है ना, गलत कहाँ है? वो भी है। यूके में पढ़ाई किया आपने, राइट? जी जी जी। यूके से पढ़ाई करके मतलब एग्रीकल्चर की तरफ आना, वही खुद में एक स्टोरी है। बहुत सारे लोग आज एग्रीकल्चर के प्रति बहुत सारे नोशंस हैं, कूल नहीं है, ये नहीं है, पैसा नहीं है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ बिफोर हाउ इट हैपेंड कि फैमिली और बाकी लोग का रिएक्शन कैसा था जब आपने बोला कि मुझे एवोकाडो का फार्मिंग करना है? देखिए, मैंने आपको बताया भी था, मेरा फैमिली का कंस्ट्रक्शन का काम है। एंड जब मैंने उनको बताया कि एवोकाडो में पोटेंशियल है इंडिया में, और इफ़ हम इंडिया में उगा के इंडिया में बेचें तो इट कैन बी अ वेरी गुड बिजनेस। तो इनिशियली देवर मतलब सपोर्टिव तो थे, बट देवर लाइक कि आप पहले स्मॉल स्केल से ट्राई करो, एक बार में हैवी इन्वेस्टमेंट मत करो, एंड स्मॉल स्केल पे रन करके देखो पायलट प्रोजेक्ट, एंड देन बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स वील स्केल इट फ्रॉम देयर। तो अब मैं रिजल्ट्स ला चुका हूँ तो दे आर कॉन्फिडेंट, एंड उनको मुझ पे भरोसा भी है कि अब हम इसको बड़े लेवल पे आगे ले जा सकते हैं। तो उनका सपोर्ट था तभी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ऐसा नहीं है कि उनसे लड़के या झगड़ा करके काम करना, ऐसा कुछ नहीं। मुमकिन भी नहीं है वो। हाँ। क्योंकि आज के डेट में भी जो लोग
जो एक टिपिकल नोशन है कि एग्रीकल्चर इज़ अ वेरी मतलब पुअर मैन्स जॉब, उससे आपको कभी सोसाइटी फ्रेंड सर्कल में लोग जज करते हैं क्या? यार जब स्टार्ट किया था तब देवर लाइक कि इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है या हम्म। ये नहीं हो पाएगा एवोकाडो का यहाँ पे अपने क्लाइमेट पे। बट आई प्रूव देम रॉन्ग। मतलब हमारे पास स्पेसिफिक वेराइटीज़ हैं इसराइल से इम्पोर्टेड, जो गर्मी में भोपाल के क्लाइमेट में या गुजरात मतलब पैन इंडिया वर्क कर सकती हैं। अलग अलग वेराइटीज़ अलग अलग। इस पॉडकास्ट को मैं 3 पार्ट में करना चाहता हूँ। पहले ठीक है। पार्ट में तो आपको समझेंगे एज अ पर्सन। एक पॉडकास्ट का एडवांटेज यही होता है कि अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग एवोकाडो के बारे में सीखना, लोग समझ सकते हैं कि थॉट प्रोसेस क्या था आदमी का, लोग समझ सकते हैं कि एक बिजनेस कैसे सेट करना है, तो अंडरस्टैंडिंग यू एज अ पर्सन। दूसरा कि एवोकाडो एक क्रॉप के प्रति कैसा है, एंड तीसरा उसके बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स कि एवोकाडो आप उगा तो लिए बट अल्टीमेटली आप तभी उगाओगे, तभी प्लांट बेचोगे जब उसमें एक प्रॉफिट स्कोप या बिजनेस स्कोप होगा, बिल्कुल। राइट? तो आपका डे वन से फार्मिंग के प्रति इंटरेस्ट था, स्टार्टिंग विद पार्ट 1? नहीं तो देखिए व्हाट हैपेंड वाज, मैं जब यूके में था स्टडीड एट यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ, और मेरा उस वक्त हेल्थ एंड फिटनेस को लेके आई वाज क्वाइट सीरियस। अभी भी आई वर्कआउट एवरी डे, डाइट मेरी क्लीन रहती है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो फर्स्ट आई थॉट आई विल गेट इनटू दी क्लोथिंग एंड अपैरल बिजनेस, बट उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत लगता है और उतना मैं नहीं कर पा रहा था। और आप डायरेक्टली बड़े प्लेयर से compete नहीं कर सकते, नाइकी एडिडास इन लोगों से। काफ़ी कंपटीशन है। फिर उसके बाद आई थॉट कि मैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स पे जाऊंगा, तो उस टाइम पे मसल ब्लेज करके एक इंडियन ब्रांड है वो आई थी। तो उन लोगों ने भी बहुत पैसा लगा के काम शुरू किया था। तो आप उस लेवल का बिजनेस कम पैसों में नहीं कर सकते थे। बट क्या हुआ कि एक बार मैं एवोकाडोस खा रहा था यूके में, और उस पर लिखा था सोर्स फ्रॉम इसराइल। तब मैंने रिसर्च करी तो पता चला ये इसराइल की सबसे प्रॉफिटेबल क्रॉप है और इसको उगाने में ही 3 साल लगता है। तो अगर मैं आज मतलब 2017 की बात कर रहा हूँ कि इफ़ आई स्टार्ट, मैंने तब सोचा कि 2017 में अगर काम शुरू करता हूँ और अपनी एक स्टैंडिंग बना लेता हूँ, तो बाय द टाइम कंपटीशन अराइव्स मेरी एक ब्रांड बन जाएगी, मेरे पास लोगों का ट्रस्ट आ जाएगा, और वो इट विल मेक थिंग्स ईजियर गोइंग फॉरवर्ड। तो दैट वाज द प्लान ऑल अलोंग। और ऐसे ही करके मैंने स्टार्ट किया। अब धीरे धीरे आई हैव बीन डूइंग कंटेंट मार्केटिंग, आई हैव बीन सेलिंग प्लांट्स, आई हैव ग्रोन माय ओन ऑर्चर्ड। तो एक ऑर्चर्ड मेरा 20 मंथ्स ओल्ड है, दूसरा ऑर्चर्ड अभी मेरा 3 मंथ्स ओल्ड है, और इट्स ग्रोइंग वेल। अलग अलग वेराइटीज़ हमने ट्राई करी हैं अलग अलग रूट स्टॉक्स के साथ। तो हमें पता है कि अब भोपाल के क्लाइमेट में या जहाँ पे भी मैंने कस्टमर्स को सप्लाई किया उनके क्लाइमेट में कौन सा वर्क करता है, कौन सा नहीं करता है। समझ गया। आपने बोला कि आप इज़राइल में आप देखिए कि मेजॉरिटी वहाँ से इंपोर्ट हो रहा है। नहीं, इज़राइल में भी हो रहा है। यूके में जो प्रोड्यूस आ रहा है वो इज़राइल से भी आ रहा था उस वक्त। तब मेरे को क्लिक हुआ कि अगर ये इज़राइल में हो रहा है एंड इट्स इज़ अ साउथ अमेरिकन फ्रूट, मेक्सिको और कोलंबिया इन सब जगह से इंपोर्ट हो रहा था बड़ी क्वांटिटी में, लेकिन इज़राइल से भी हो रहा है। तो इज़राइल में ऐसा क्या है जो इनसे अलग है, और हम भोपाल में अगर करना चाहते हैं तो हमें इज़राइल क्यों फॉलो करना पड़ेगा? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन सेम है। मेरा वही नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्यों वहाँ पे लोग कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट? हाँ, तो देखिए इज़राइल में ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 60 ईयर्स उनने ऐसी वेराइटीज़ और ऐसे रूट स्टॉक्स डेवलप करे हैं जो वहाँ के क्लाइमेट के लिए सूटेबल हैं, और वही क्लाइमेटिक कंडीशन, उतनी गर्मी और उतनी ठंड हमारे यहाँ भी पड़ती है। तो वही वेराइटीज़ हमारे यहाँ भी सूट करेंगी। अगर हम मेक्सिकन प्लांट्स लगाएंगे मेक्सिकन रूट स्टॉक्स के, तो वो हमारी एटलीस्ट भोपाल की सॉइल पे तो वर्क नहीं करेगा। वी हैव ट्राइड दैट, इट डिडंट वर्क। समझ गया। आपसे एक मेरा प्रश्न है, बहुत सारे यंगस्टर्स आई होप ये पॉडकास्ट देखेंगे, तो क्या आपको जनरली लगता है कि कोई भी किसान बन सकता है? क्योंकि आज मेजॉरिटी क्या होता है, जो लोग एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट जॉब्स में चल जाते हैं, खुद एग्रीकल्चर के प्रति नहीं आते हैं। दूसरी ओर पर आप एक यूके के बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़े, मार्केटिंग में पढ़ाई की, राइट? करेक्ट। एंड उसके बाद आप एक कह सकते हैं आप एक फार्मर ही है एट द एंड ऑफ द डे, एग्रीप्रेन्योर है, बट आप फार्मिंग से स्टार्ट किए। ठीक है। क्या कोई भी फार्मर बन सकता है? देखिए अगर आप सब कुछ सेम सेम करोगे, वही धान गेहूँ चना उगाओगे और सोयाबीन उगाओगे, तो फिर देयर इज़ नथिंग न्यू। आप ब्रांड नहीं बना पाओगे। आप किसान तो बन जाओगे, बट आपको मिडलमैन, आप एक परफेक्ट मार्केट में compete करोगे, तो वहाँ पे compete करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बड़े प्लेयर्स बैठे हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर किसी को इसमें करना है तो हमारा जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, पूसा है, बैंगलोर में IIHR है, यहाँ पे हमेशा नई वेराइटीज़ नई क्रॉप्स पे रिसर्चर्स काम करते के रहते हैं। तो आप वहाँ पे उनके साथ बात करके ऐसी कोई क्रॉप, जैसे सीरियल में अलग अलग क्रॉप्स आती हैं, गेहूं की नई नई वेराइटीज हर साल लॉन्च होती हैं, सोयाबीन की लॉन्च होती है, तो आप उन पे फोकस करके आप जो
एग्जिस्टिंग वेराइटीज़ हैं उनको चेंज करके आप नई वेराइटीज़ तो ला ही सकते हो ना। तो यू हैव टू पुट इन सम एक्स्ट्रा एफर्ट टू गेट द अबव एवरेज प्रॉफिट्स। किसान तो बनना है, लेकिन मैं भी कहता हूँ साधारण किसान मत बनो, हाँ क्योंकि किसी को डिसरिस्पेक्ट करने का इंटेंशन नहीं है, बट अब कितने सारे साधारण किसान हैं हमारे देश में, हाँ ज़्यादातर किसान स्ट्रगल ही कर रहे हैं आज। आपको लोग इसलिए भी जानते हैं क्योंकि आप कुछ नया कर रहे हो, एक हट के एवोकाडो का फार्मिंग कर रहे हो। आपका अभी क्या फार्मिंग है, क्या बिजनेस मॉडल है, कितने एरिया में कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, ये बता सकते हैं? देखिए मेरा अभी 15 एकर्स पे फार्म है और उसमें से 4.5 एकड़ पे ड्रैगन फ्रूट है, 4.5 एकड़ पे एवोकाडो की 20 मंथ्स ओल्ड फील्ड है और अराउंड 3 एकर्स पे एवोकाडो की 3 मंथ्स ओल्ड फील्ड है। हम्म। और बचे हुए में नर्सरी है जिसमें मेरे पास 4 पॉली हाउसेस है और पॉली हाउसेस में एवोकाडो की नर्सरी है जिसमें आई import plants from Israel and sell plants all over the country and I जो मेरा ऑर्चर्ड है वो अब इस साल कमर्शियल हार्वेस्ट पे आ जाएगा। तो अभी उससे तक टेस्टिंग फेज अभी में? टेस्टिंग फेज पे था लेकिन हमें टेस्टिंग फ्रूट आ गए थे। हमने पूरे ऑर्चर्ड से मैक्सिमम फ्रूट तो हटा दिए थे क्योंकि आपको यंग पेड़ों से कभी भी फ्रूट हार्वेस्ट नहीं लेना चाहिए। आप क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में हमेशा पौधे को वेजिटेटिव ग्रोथ पे फोकस करने देना चाहिए, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ पे नहीं। एक बार ट्री मैच्योर हो जाए, उसकी ब्रांचेस इतनी स्ट्रांग बन जाएं कि वो फ्रूट का लोड बेयर कर पाए, तो उसके बाद फिर यू कैन स्टार्ट हार्वेस्टिंग। और जूइश बाइबल में तो ये भी लिखा है कि आप 3 साल से पहले मत लो फ्रूट। उनकी फ्रूट? बाइबल तो वहाँ पे स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ही है कि 3 साल से पहले फ्रूट हार्वेस्ट नहीं किया जाता। अच्छा, तो पहले 3 साल आप बस प्लांट को ग्रो करने हाँ देते हैं, हाँ उसके बाद 3 साल बाद आपकी हार्वेस्ट शुरू हो जाती स्टार्ट हो है। जाती हाँ है। एक और चीज़ है कि अभी काफ़ी सारे ऑर्चर्ड्स के बारे में धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ। एवोकाडो भी एक तरह का ऑर्चर्ड है, ऑर्चर्ड करेक्ट। फार्मिंग ही है, राइट? हाँ हाँ जैसे मैंगो के बारे में अभी हाँ सीखा, गुआवा के बारे में सीखा। ऑर्चर्ड फार्मिंग या फ्रूट फार्मिंग वर्सेस वेजिटेबल फार्मिंग, हाँ ये दोनों में आपको मतलब डिफरेंस क्या लगता है? क्योंकि बहुत सारे लोग वेजिटेबल्स में एडवांटेज है कि आप कैश क्रॉप है, शॉर्टर क्रॉप साइकिल मिल सकता है, पर ऑर्चर्ड में लोग कहते हैं कि मेंटेनेंस कम, एफर्ट कम, एक लॉन्गर ड्यूरेशन तक आपको हम्म। 10 15 20 25 साल तक रेवेन्यू मिल सकता है। तो दोनों में क्या आपको डिफरेंस लगता है? देखिए मैंने वेजिटेबल फार्मिंग पर्सनली स्टार्टिंग में की थी, थोड़ी सी मैंने भिंडी उगाई थी। बट उसमें क्या है, कैश क्रॉप तो है बट एफर्ट बहुत ज़्यादा है। आपको कॉन्स्टेंटली हम्म। उसको प्लांट करना पड़ता हम्म। है। सीजन में कैश क्रॉप है वो हार्वेस्ट करके फिर हम्म। नेक्स्ट सीजन की लगानी पड़ती है। ऑर्चर्ड इज समथिंग कि एक बार लगा दिया फिर आपको उसका केयर और मेंटेनेंस करना है, उसके बाद वो फ्रूट ऑटोमेटिकली देता रहेगा। दोनों आसान, ऐसा नहीं कहूँगा कि ये आसान है या ये नहीं है, ये बेटर है ये नहीं है, ऐसा नहीं है। सबके पर्सनल प्रेफरेंस पे मैटर करता है। अब मेरा दूसरे काम भी हैं तो मैं अगर सब्जी करता तो मेरे को डेली जाना पड़ता चीज़ें फिगर आउट करने। हम्म। और अभी भी मैं ऑर्चर्ड डेली जाता हूँ बट मेरा काम अब ज़्यादातर मतलब सुपरविजन का हो गया है। समझ गया, तो वेजिटेबल में ज़्यादा इन्वॉल्व। हाँ, वेजिटेबल में आपको डेली इन्वॉल्व होना हम्म। पड़ता है और उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा है। प्लस आप सीजन में जब सबका माल आएगा तब आपका भी माल जाएगा, तो रेट आपको शायद उतना अच्छा ना मिले वेजिटेबल्स। तो आप खुद को अभी एक पार्ट टाइम फार्मर या फुल टाइम फार्मर मानते हैं? भाई फुल टाइम ही हूँ दोनों मैं, मतलब दूसरा बिजनेस भी जो मेरा कंस्ट्रक्शन का है वो भी फुल टाइम है और ये भी फुल टाइम है। मैं सुबह घर से निकलता हूँ और सीधे रात को घर पे आता हूँ। मैं आपसे क्यों पूछना चाह रहा हूँ बेसिकली कि आज के डेट में एक और है कि बहुत सारे लोग शायद उतना टाइम नहीं दे सकते हैं, बट सबके पास लैंड है। एग्रीकल्चर में लैंड ऑलमोस्ट हमारे भारत में सबके पास है, बट वो शायद डेली नहीं जा सकते हैं, या वो चाहते हैं कोई और आके उनके लिए फार्मिंग करे। मेरा तो मानना है कि कोई और आपके लिए फार्मिंग करेगा तो शायद वो उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। हम्म। कोई लेवल पे तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। देखो ऐसा है, मैं क्यों फार्म जाता हूँ क्योंकि मेरा नर्सरी का भी काम है, मेरे रेगुलर डिस्पैचेस होते हैं। तो ऑर्चर्ड का मेंटेनेंस तो कम है। हम्म। ऑर्चर्ड में मैं हफ्ते में 2 बार या एक बार भी मैं पूरा एक राउंड लगा लूँ तो वो सुपरवाइज हो जाता है हो मुझसे। जाता है। मेरा मेन नर्सरी का है जिससे मैं अभी नर्सरी रेगुलरली जाना ही पड़ता है मुझे। आगे जाके भी जैसे आई एम प्लानिंग 100 एकर्स पे, तो ऐसा नहीं है कि मुझे रोज़ जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग के 6 मंथ्स आपको बहुत अच्छे से केयर करनी पड़ेगी। उसके बाद आपकी टीम समझ जाएगी और वो मैनेज करना शुरू कर देंगे। तो अगर मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड है, हाँ, मेरे पास एक फुल टाइम जॉब है, या मैं दूसरा बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं कम टाइम दे के ऑर्चर्ड फार्मिंग कर सकता हूँ? कर सकते हैं। इसमें आप मतलब मेरे पास कल ही एक कस्टमर आए थे, उनको भी मैंने यही बोला था कि आप सुबह 7 से 9 जाके वहाँ पे काम देख लीजिए, काम लाइन अप कर दीजिए हम्म। और उसके बाद आप 9 बजे के बाद जो आपकी रेगुलर जॉब है वहाँ चले जाइए
और बाकी आपका स्टाफ संभालते रहेगा, संभालते रहेगा। क्या है, रेगुलरली जाने से स्टाफ भी कंट्रोल में रहते हैं और वो आपकी बात सुनते हैं। तो एक वो है, फिर धीरे धीरे आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो। समझ गया। और एग्रीकल्चर ऐसा नहीं है कि आपने पूरा दूसरों के हाथ पे छोड़ दिया वो और भी नहीं। आपको वो घर बैठे पैसे नहीं मिलने वाले, एग्रीकल्चर से तो नहीं मिलेंगे। आपको थोड़ा एफर्ट तो डालना पड़ेगा, फील्ड पे कभी जाना पड़ेगा, समझना होगा एटलीस्ट। हाँ, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, जब आप खुद जानोगे तभी आप दूसरे को डेलीगेट भी कर पाओगे। बिल्कुल। और एक और चीज़ है कि जॉब के कंपैरिजन में बहुत सारे लोगों को एक सुकून मिलता है हाँ, फार्मिंग जाके। आप दोनों करते हैं। आप सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ में आप पढ़ाई किए, जी जी, वहाँ पे एक अलग लाइफस्टाइल देखा लंदन में। हाँ फिर लंदन से आप भोपाल आए। हाँ। लंदन के लाइफ को मिस करते हो? नहीं यार, मुझे यूके इतना अच्छा कभी नहीं लगा था। अच्छा। मेरे को दूसरी कंट्रीज अच्छी लगती है, मैं ट्रैवल फ्रीक्वेंटली करता हूँ, बट आई मिस मतलब यूनिवर्सिटी टाइम पे अलग लाइफ थी एक, बट इट फेज होता है यार लाइफ का। अभी आप उससे निकल गए हो। हाँ, एग्रीकल्चर जब आप फील्ड पे जाते हो, वैसे आप दूसरे बिजनेस करते हो, दोनों में डिफरेंस क्या लगता है आपको? ये सुकून का काम है बहुत, हम्म, मतलब दिल को शांति मिलती है एग्रीकल्चर से मुझे पर्सनली। और कंस्ट्रक्शन भी करता हूँ मैं फैमिली का, बट उसमें थोड़े टेंशन ज़्यादा रहता है, स्ट्रेस ज़्यादा रहता है। एग्रीकल्चर में हमेशा बहुत सारे लोग का एक विजन होता है रिटायरमेंट के बाद खेत हाँ, में बैठेंगे वाइफ के साथ। तो वो सब भी मतलब एक रिलैक्सिंग जॉब आप कह सकते हैं। हम्म। तभी भी लेकिन मेहनत लगता है। आप स्टार्टिंग में अच्छे से मेहनत कर लो, बाकी का काम फिर आगे आपकी टीम संभाल लेगी। करेक्ट। एवोकाडो पे आते हैं, थोड़ा जी, बेसिक्स। अभी जब आपने एवोकाडो चूज किया, आपको लगा कि भारत में डिमांड बहुत है, बढ़ेगा हाँ और आगे भी बढ़ेगा। हाँ। क्या मार्केट मतलब अप्रोक्सीमेटली क्या साइज है भारत में एवोकाडो का? देखिए अभी मैंने कैलकुलेट किया था, अभी छोटा है मार्केट। अब इंडिया में 4,000 टन इम्पोर्ट हुआ था एवोकाडो फ्रॉम अब्रॉड इन 2023 एंड 24, और 24-25 का प्रोजेक्शन है 8,000 टन का। 8,000 डबल। टन, हाँ। तो 100% से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन 8,000 टन की वैल्यू क्या है, 80 करोड़ के आसपास। तो मार्केट साइज इज स्मॉल, लेकिन ग्रोथ पैटर्न जो है वो बहुत ऐसे क्लाइंब कर रहा है। तो आई थिंक कि आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है इसका। प्लस हमारे, आप भी फिटनेस वाले हो तो आपको पता है कि आजकल की डाइट में वेजिटेरियन वीगन जो लोग फॉलो करते हैं उनको एवोकाडो लगता है। कीटो में भी जैसे कोई था, मैंने कीटो फॉलो किया काफ़ी टाइम तक, तो कीटो में एवोकाडो रेगुलरली लगता है बिकॉज ऑफ द हेल्दी फैट्स इट हैज़। तो मार्केट में डिमांड बढ़ी रही है, और कोविड के बाद से लोग और हेल्थ को लेके हेल्थ सीरियस और कॉन्शियस हो गया। कॉन्शियस हो गए। तो दिस इज समथिंग दैट्स नॉट गोइंग टू गो अवे। मेरा मानना है कि जैसे एप्पल इंडिया में अब 12th मंथ सप्लाई है, परफेक्ट सप्लाई चेन बन चुकी है उसकी, वैसे ही आने वाले 10-15 साल में एवोकाडो का भी स्टेटस यही रहेगा जैसे एप्पल स्कोप का। रहेगा। हाँ, एक तो हम हेल्थ बेनिफिट्स का बात करते हैं हर्षित भाई, लेकिन एग्रीकल्चर में सब्जियां लोग खाते हैं, सोचते हैं हेल्दी है, बट रियलिटी है कि बहुत सारी सब्जियां आपको लग रहा है हेल्दी है, बट उसमें केमिकल, पेस्टिसाइड, ये सब का स्प्रे बहुत ज़्यादा होता है। तो आप हेल्थ बेनिफिट्स के लिए खाते रहे हो, बट हो सकता है आप सीधा जहर खा रहे हो। हाँ, हाँ। एवोकाडो में भी मतलब आप ऑर्गेनिक करते हैं, कम पेस्टिसाइड यूज़ होता है, वो कैसे करते हैं? देखिए मैं ऑर्गेनिक नहीं करता, मैंने कभी अपने चैनल या कहीं बोला भी नहीं कि मैं ऑर्गेनिक कर रहा हूँ, बिकॉज ऑर्गेनिक में आउटपुट उतना नहीं आएगा जितना आप वाटर सॉल्युबल एनपीके फर्टिलाइजर्स यूज देखिए करोगे। करेंगे। ठीक, बट व्हाट वी डू इज वी आर एमिंग फॉर गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। गैप करके एक सर्टिफिकेशन होता है, तो हम गैप की तरफ एम कर रहे हैं। उसमें हम प्रोहिबिटेड इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करेंगे, ग्लाइफोसेट यूज नहीं करेंगे, हम जो अलाउड है वो यूज करेंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि सारे केमिकल खराब होते हैं लोगों के लिए। सम, और दूसरा क्या, एवोकाडो की स्किन थिक होती है, इसमें देखिए आप, है ना, तो इससे पेनिट्रेट करना भी मुश्किल होता है स्प्रे हार्डी को। क्रॉप है। हाँ, तो दैट इज नॉट अ चैलेंज। और ऑर्गेनिक इसलिए, अब ऑलरेडी एवोकाडो काफ़ी एक्सपेंसिव है, ऑर्गेनिक करोगे तो यील्ड कम होगी, यील्ड कम होगी तो आपको पैसे तो चाहिए, तो आप रेट बढ़ाओगे। अब रेट बढ़ाया, अब एक्सपेंसिव फ्रूट का और रेट बढ़ा दोगे तो बहुत सुपर नीश मार्केट सेगमेंट है जो इसको खाएगा। मतलब अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। सेलिब्रिटीज और आपके फिल्म स्टार्स और स्पोर्ट्स पर्सन, ये लोग खा पाएंगे, एवरेज इंसान इतना महंगा एवोकाडो नहीं खाएगा। वो भी सही है, हाँ, क्योंकि आज के डेट में ऑर्गेनिक का जो प्राइस है वो लोग को मिलता नहीं है मार्केट में, हाँ। इसलिए लोग उगाते भी नहीं है। ज़्यादातर जो भी ऑर्गेनिक कर पा रहा है ना, वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उनकी या तो खुद की D2C ब्रांड है, डायरेक्ट टू कस्टमर, इंस्टाग्राम पे एड्स चलाते हैं, देन दे सेल इट। आप एक्सपेक्ट करोगे रेगुलर किसान से कि वो ऑर्गेनिक करे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे उनको। करेक्ट। आई मीन आप बस प्रोहिबिटेड पेस्टिसाइड्स मत यूज करो ना, सिंपल।
कौन से ये प्रोहिबिटेड पेस्टिसाइड्स आजकल, जैसे जीएपी के बारे में आपने बोला, हाँ ऐसे कौन से बैंड पेस्टिसाइड्स हैं जो किसान को यूज नहीं करने देखिए, चाहिए? मेरे को ग्लाइफोसेट का पता है क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू किया था, ग्लाइफोसेट इज़ अ वीडिसाइड, राउंड अप नाम से आती है। तो वो हमने यूज़ करी थी फील्ड पे, लेकिन वो सही नहीं है। मैंने उसकी और रिसर्च पढ़ी, तो उससे ये पता चलता है कि उसके रेगुलर अगर हाई क्वांटिटी में बॉडी में कंसंट्रेशन होता है उसका, तो नेक्स्ट जनरेशन में ऑटिज्म की चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके जो नेक्स्ट बच्चे होंगे उनमें ऑटिज्म हो सकता है। तो ग्लाइफोसेट हमने बंद कर दिया और इसीलिए वीड मैट्स भी लगा दिया, क्योंकि ग्लाइफोसेट इज अ वीडिसाइड। वीड मैट लगा दोगे तो वीड की दिक्कत ही नहीं आएगी। तो एक ग्लाइफोसेट था। दूसरा आता है फोरेट। तो फोरेट जो है वो एक इंसेक्ट सॉरी रोडेंट एंड स्नेक रिपेलेंट है। अब गवर्नमेंट ने रिसेंटली बैन तो कर दिया, बट यार उसमें भी आपको दूसरी तरफ ये भी देखना है कि जैसे हमारे फार्म है, फार्म पे स्टाफ है, स्टाफ के बच्चे वहीं रहते हैं छोटे छोटे से, और स्नेक निकल गया कोई और किसी ने काट लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब गवर्नमेंट ने बैन तो कर दिया फोरेट, लेकिन उसका कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं दिया। तो आप मतलब इट्स अ ट्रेड ऑफ। यहाँ तो सेफ्टी लो है, वहाँ पे तो ठीक है, हम ऑर्गेनिक तरीके से भी करते हैं। जैसे सिट्रोलिना करके एक प्लांट आता है, वो स्नेक को ऐसे ही रिपेल करता रिपेल है। कर हाँ, देता है। समझ गया। तो ये दो तो मुझे पता है हम्म अभी जो दिमाग में आ रही है। बाकी देयर आर अदर्स एज काफी वेल, उसकी सारे। लिस्ट है गैप में। हम्म तो इफ यू व्हेन यू अप्लाई फॉर गैप सर्टिफिकेशन ना, तो वो नॉर्म्स फॉलो करते हैं, उनका इंस्पेक्शन होता है, ऐसा। करेक्ट। एक और एक ही पेस्टिसाइड और केमिकल्स आप यूज भी कर रहे हो, तो सबसे पहले जो मैं रिसेंटली सीखा हूँ कि लेबल्स पढ़ो, हाँ कि ब्लू ग्रीन लेबल, रेड लेबल, येलो लेबल। ये कहते हाँ हैं कि ग्रीन लेबल यूज करना चाहिए। हाँ और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है कि पोस्ट हार्वेस्ट इंटरवल, मतलब आप पेस्टिसाइड डालने के बाद कितने दिन तक आपके क्रॉप पे उसका रेसिड्यू रहेगा, हम्म, वो भी बहुत ज़रूरी है। हाँ अगर बहुत ज़्यादा दिन तक रह रहा है देन इट्स नॉट सेफ टू कंज्यूम। अगर कम दिन में है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, राइट? करेक्ट। अभी मैं आपसे क्रॉप के बारे में, मैं एक यंगस्टर हूँ, मैं इस हाँ पॉडकास्ट का एजेंडा है किसानों को सिखाऊं, यंगस्टर को सिखाऊं, जो लोग एग्रीकल्चर में आना चाहते हैं उनको नए आइडियाज़ दूं, राइट? एवोकाडो फार्मिंग करके मैं 2025 में अपना पहला करोड़ कमाना चाहता हूँ। या छोड़ो, एवोकाडो फार्मिंग करके मुझे 1 करोड़ का बिजनेस बनाना है अगले 5 साल में। इसका ब्लूप्रिंट मैं हर्षित जी से लेना चाहता हूँ। स्टेप बाय स्टेप, लैंड सिलेक्शन से लेकर के क्रॉप सिलेक्शन, मार्केटिंग, आपने बहुत कुछ किया है, कंटेंट मार्केटिंग, उसका मुझे एक ब्लूप्रिंट आपसे लेना है। तो कहाँ बता से देता स्टार्ट हूँ। करें, आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो कि मैंने जो आपको 1 करोड़, मेरा कुछ काफ़ी न्यूज़ आउटलेट्स ने लिख दिया है, नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा तो हूँ, मैं वो आपके एक्चुअली में 1 करोड़ है, हाँ, लेकिन वो नर्सरी का है। और क्लैरिटी देना है। हाँ। हाँ, ऑर्चर्ड का जो आएगा वो मेरा पहला कमर्शियल हार्वेस्ट इस बार से आने हम्म लगेगा। तो ऑर्चर्ड की इकोनॉमिक्स ऐसे रहती है कि देखिए, 1 एकड़ पे 170 पौधे लगते हैं। हम्म मैं 2500 रुपये का एक प्लांट बेच रहा हूँ। हम्म 4,25,000 आपका प्लांट की कॉस्ट आएगी, हम्म ठीक। और उसके बाद 50,000 कुछ ड्रिप का खर्चा आएगा, और ड्रिप हम अच्छी क्वालिटी की लगाएंगे। और उसके बाद 20,000 रुपये बेड्स का खर्चा आएगा। हम्म तो लगभग 495, और थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट, तो 5 के आसपास आपका फिक्स कॉस्ट आ जाएगी पर एकड़। हम्म और उसके बाद अब आपको जैसे रिटर्न जो आएगा वो तीसरे साल से आएगा। पहले 2 साल मेरा डोरमेंसी। हाँ, तीसरे साल से आपको कमर्शियल हार्वेस्ट आने लगेगा जो आप मार्केट में बेच हम्म पाओगे। तो 10 मतलब देखो 6 टन पर एकड़ निकलता है, और 200 रुपये केजी होलसेल रेट चल रहा है, और इट्स मोर लाइक एन इक्विलिब्रियम प्राइस। तो वो ऐसा ही रहेगा आगे भी, मेरा ये मानना है। तो 12 लाख रुपए एकड़ होता है। अब सारी आपके फ्रूट अच्छी क्वालिटी का नहीं निकलेंगे, कुछ छोटे बड़े रहेंगे, कुछ में फ्रूट फ्लाई लगेगी, कुछ में एंथ्रेक्नोज लगेगा। तो इसलिए 10 लाख रुपए एकड़ इज अ डिसेंट इनकम जो आप जनरेट कर सकते हो 1 एकड़ से। प्रॉफिट आप बोल रहे हैं, रेवेन्यू? प्रॉफिट ठीक है। खर्चे काट के। तो मतलब मेरे पास अगर 10 एकड़ लैंड है तो तो आप 5-6 साल में 1 करोड़ रुपए में कमा सकता हूँ। अल्टीमेटली वही है कि और फिर एवरी ईयर आएगा। तो एवरी ईयर के खर्चे भी इतने ज़्यादा नहीं है। मेंटेनेंस का बस फर्टिलाइज़र का खर्चा आपका थोड़ा बढ़ेगा एज द ट्री ग्रोज एंड मैच्योर्स। उसके अलावा मेंटेनेंस भी, वीड मैट लगा दोगे तो वीडिसाइड का खर्चा नहीं है। और अगर ड्रिप इरिगेशन लगाओगे तो पूरा मतलब इरिगेशन का आपका। इरिगेशन का बटन से सब चालू कंट्रोल हो जाता है। हम्म और मैंने तो अभी रिसेंटली एक वो भी किया है, मतलब ऑटोमेशन सिस्टम पे गया हूँ, तो मैं पूरा फ़ोन से अब कंट्रोल कर पाऊंगा फर्टिलाइज़र भी। ताकि तो आप कहीं भी हैं तो हाँ आप समझ सकें हाँ कि कैसा क्या चल रहा है।
2 स्टेप पीछे चलते हैं। सबसे पहले तो लैंड मैं जो समझाऊँ कि ऑर्चर्ड फार्मिंग को जस्ट बाय फार्मिंग विदाउट नर्सरी बिजनेस के फीजिबल बनाना है तो एक वॉल्यूम ऑफ लैंड होना चाहिए। हाँ 5, 10, 15, 20 एकड़। मेरा ये सजेशन है कि अभी आप छोटे स्केल पे ट्राई करें, कोई भी जो देख रहा है आप छोटे स्केल पे ट्राई करें 1-2 एकड़ से, ठीक। और उसके बाद जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा और आप स्केल करना चाहेंगे, तब क्या है, अभी मैं इजराइल से इंपोर्ट करके पौधा बेच रहा हूँ तो महंगा पड़ता है। आगे जाके मैं इंडिया में सेम क्वालिटी सेम जेनेटिक्स का पौधा बना लूंगा, मेरे पास मदर प्लांट्स हैं, तो वो 1.5 साल के अंदर रेडी हो जाएंगे और उसके बाद मैं उससे पौधा बनाने लग जाऊंगा। तब मैं प्लांट की प्राइस रीजनेबल भी कर पाऊंगा। अभी मेरे हाथ बंद है क्योंकि मुझे इजराइल से बना बनाया पौधा इंपोर्ट करना पड़ता है और बिकॉज ऑफ द वॉर अभी शिपिंग बहुत अनापशना हाई है, तो इसलिए महंगा पड़ रहा है। आगे जाके जब आप, जैसे अभी आपने मान लीजिए किसी ने 2 एकड़ पे ट्राई कर लिया, उसका सक्सेस हो गया, उसने एक्सपीरियंस गेन कर लिया, उसकी टीम सीख गई, अब उसको अगले 10 एकड़ प्लान करने हैं, तो दैट्स द वे टू डू इट। आप एक बार में बड़े स्केल पे मत जाओ। समझ गया। तो पहले 1-2 एकड़ से स्टार्ट करो, हाँ क्रॉप को समझो। लेकिन एक ही इसमें डिसएडवांटेज भी यही है कि आप 1-2 एकड़ से करेंगे फिर आपको 3 साल वेट करना पड़ेगा। अब यार जिसकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है वो ले ले बड़ा रिस्क। फंड्स होने के बाद भी आई स्टार्टेड विथ 15 एकर्स, जिसमें सिर्फ 5 एकड़ पे एवोकाडो किया था, वो भी एज अ पायलट प्रोजेक्ट। उसमें मल्टीपल वेराइटीज ट्राई करी थी, उतना रिस्क उठाया था मैंने। अब मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि अब मैं 100 पे जा सकता हूँ। करेक्ट, पहले तो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया आपने। हाँ, उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, बिकॉज इट्स समथिंग वेरी न्यू, किसी ने किया नहीं था एमपी में। तो अप टू यू, अप टू योर रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। मैंने जो एडवाइस की मैं ज़्यादातर किसानों को वही एडवाइस देता हूँ कि स्मॉल स्केल ट्राई करो, देन स्केल इट अप। समझ गया। ओके ठीक है, चलो आपका बात मानता हूँ। 1-2 एकड़ से मैं स्टार्ट करता हूँ। दूसरी बात कि कैसा लैंड होना चाहिए। एक तो सॉइल टाइप हो गया। हाँ दूसरी बात कि लैंड सिलेक्शन जब आप करते हैं आपको वेदर डेटा देखना है, हाँ आपको वाटर अवेलेबिलिटी देखनी है। तो उस 2-3 पॉइंट पर टच बेस करते हैं कि लैंड कैसा होना चाहिए और सॉइल टाइप कैसा होना चाहिए। ठीक। अब इसमें देखिए 2 एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो कि क्लाइमेट के हिसाब से आपका वैरायटी सिलेक्शन होता है, और सॉइल टाइप के हिसाब से आपका रूट स्टॉक सिलेक्शन होता है। तो रूट स्टॉक और वैरायटी क्या होती है कि ग्राफ्ट से नीचे के, ये मान लीजिए ये पौधा है, ये ग्राफ्ट है, यहाँ ग्राफ्ट से नीचे के पार्ट को कहते हैं रूट स्टॉक और ग्राफ्ट से ऊपर के पार्ट को कहते हैं कल्टीवार। कल्टीवार, सायन हाँ सायन। तो रूट स्टॉक आपकी सॉइल, जैसे मैं सॉइल टेस्ट बताऊंगा आपको, जैसे सॉइल ईसी, सॉइल पीएच, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, सॉइल टेक्सचर एनालिसिस, एनपीके एनालिसिस, कैल्शियम और सल्फर, ये सब आपको टेस्ट कराना है। जो मेरे पास रिपोर्ट आएगी किसान से या आपसे, तो वो मैं इजराइल भेजूंगा। वहाँ से मेरे पास एक प्रोफेशनल ओपिनियन आएगा कि ठीक है, हाँ मेरे पास 4 रूट स्टॉक्स हैं, इस सॉइल के लिए ये रूट स्टॉक सूटेबल है, तो हम वो रूट स्टॉक देखेंगे। उसके बाद अब मुझे पता है कि टेम्परेचर 45 डिग्री जा रहा है, तो 45 के लिए वैरायटी जो सूटेबल रहेगी दैट वुड बी पिंकरटन, एटिंगर, हास ई, हास एन। तो वो वैरायटी, तो दैट कॉम्बिनेशन इज व्हाट वी गिव टू द फार्मर। समझ गया। तो सॉइल के हिसाब से सबसे पहले आपका प्लांटिंग मटेरियल होगा। हाँ क्या वेदर के हिसाब से भी अलग अलग वैरायटीज होंगे? हाँ, वेदर मैंने बताया ना, जैसे अगर 35 से कम है तो वील गो फॉर हास एंड लैम्ब हास। 35 ज्यादा है तो पिंकरटन। 35 से ज्यादा है तो पिंकरटन, एटिंगर, रीड, हास ई, हास एन, ये सब वैरायटी। समझ गया। तो पूरे इंडिया में मतलब बेस्ड ऑन सॉइल एंड बेस्ड ऑन वेदर ये पूरा अलग होगा। हाँ राइट। सब लोकेशन का थोड़ा थोड़ा अलग वेरी करेगा। तो प्रैक्टिकली ये कहीं भी हो सकता है? नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे देखिए, अगर टेम्परेचर आपका 20 से नीचे नहीं जा रहा है, जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो होता है, तो फिर एवोकाडो मत लगाइए, फ्लावरिंग इंड्यूस नहीं होगी। आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ तो आती रहेगी लेकिन फ्लावरिंग नहीं आएगी। अगर टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम है, मतलब कोल्ड हो रहा है, तो मान लीजिए पाला पड़ता है, तो 0 से भी नीचे अगर जाता है तो भी आप एवोकाडो मत लगाइए, है ना। अगर एक्सट्रीम हीट है, जैसे राजस्थान में है कि भाई 50 डिग्री तक टच कर रहा है, तो दैट इज, एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर इज ऑल्सो ज्यादा दिन तक अगर 50 के ऊपर है, 1-2 दिन एक्सट्रीम 46-47 चला भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका पूरा 1 महीना 48-49 पे रह रहा है तो फिर एवोकाडो इज नॉट फॉर यू। समझ गया। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में नहीं होता है। हाँ, तो हम ये ऑलरेडी उसको एक्सट्रीम पे कर रहे हैं। 45 इज एक्सट्रीम फॉर एवोकाडो, 46 इतना पुश कर लिया बाउंड्री, इससे ज्यादा नहीं होगी। समझ गया। तो बेसिकली मैं जो समझ रहा हूँ टेम्परेचर रेंज शुड बी एनीवेयर बिटवीन 15 to 45। हाँ इसके नीचे में आपके फ्लावरिंग वारिंग में इशू आएगा, मैं अज्यूमिंग। ऊपर जाए तभी भी क्रॉप डैमेज होगा। नहीं, मिनिमम साइड भी 4 तक ठीक है। अच्छा, वो 4 एट नाइट
कोल्ड नाइट्स पे उतना ठीक है। इंडिया में बेस्ट एवोकाडोज कहाँ होते हैं? साउथ में ऊटी, कुन्नूर, कूर्ग, वायनाड, कोडाईकनाल, अभी तक यहाँ हो रहे थे, अब मेरे होंगे। आपके नॉर्थ में उतने ज्यादा नहीं होते हैं? नॉर्थ में तो कोई कर ही नहीं रहा था ना, थोड़ा बहुत सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट में हो रहा था। अब मैं एमपी में करूँगा बेस्ट। बढ़िया। तो अगर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, अगर मुझे लैंड लेना है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, लैंड का सिलेक्शन मैटर करता है। सबसे पहले पानी की अवेलेबिलिटी, सॉइल टाइप कैसा है आपका। जैसे सॉइल में भी ट्रेड ऑफ्स होते हैं। जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल, लेकिन उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई रहती है, तो आपको बेड्स बनाना कंपलसरी है ना। वाटर स्टैग्नेशन एवोकाडो को बिल्कुल सूट नहीं करता। लेकिन वहीं अगर आपकी रेड सॉइल है, तो रेड सॉइल इज ऑक्सीडाइज्ड सॉइल, तो उसमें फर्टिलिटी कम होती है, लेकिन वाटर एकदम नीचे चला जाता है, तो दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द प्लांट। तो आप उसमें फर्टिलाइजर ऐड ऑन कर सकते हो, केमिकल फर्टिलाइजर्स, वाटर सोल्यूबल एनपीके, और पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ेगी, बट इट विल मतलब वर्क रेड पे भी। तो ऐसे ही सॉइल टाइप्स के हिसाब से इट कैन वर्क इन डिफरेंट ज्योग्राफीज। उसके अलावा अपन ने सॉइल देख ली, अब वाटर अवेलेबिलिटी। तो अगर छोटा ऑर्चर्ड है तो इतना मैटर नहीं करता, बोर के पानी से या कुएं के पानी से काम हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए आपका बड़ा स्केल का प्लांटेशन है, तो यू नीड टू बी वेरी क्लोज टू वाटर बॉडी, रिवर हो गई, डैम हो गया, या नेचुरल लेक हो गया। तो आपको पानी पता रहेगा कि वाटर टेबल उस एरिया का हाई है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वाटर एवोकाडो को मैच्योरिटी के में अच्छा लगता है बड़े ऑर्चर्ड्स में। समझ गया। क्या टिपिकली कैसा वाटर रिक्वायरमेंट होता है स्टेज 0 से लेकर के 5 साल में एवोकाडो में? देखिए, फर्स्ट 6 months to 1 year आप 4 लीटर पर ट्री भी दोगे तो चलेगा। पर ट्री पर डे? पर डे, है ना। फिर 8 लीटर्स, फिर नेक्स्ट ईयर फिर 8 से वो 18 पे जाता है, फिर 28 लीटर्स मैक्सिमम। जब 5 6 7 साल का हो जाएगा ट्री, तो इतना देना पड़ेगा आपको गर्मी के टाइम पे। बारिश में कम रहती है, विंटर्स में भी कम रहती है रिक्वायरमेंट, लेकिन गर्मी में आपको डेली पानी देना है। तो एवरेज में जो एवोकाडो के लिए समझ रहा हूँ, डेली फर्स्ट ईयर में आपको 4 लीटर्स पर डे, सेकेंड ईयर में 8 लीटर्स पर डे, थर्ड ईयर में 18 लीटर्स, और उसके बाद 20+ लीटर्स पर डे। अब ये तो एक्चुअली क्या होता है कि ग्रीन हाउस में जब लोग करते हैं तो पानी हार्वेस्ट कर सकते हैं, बट ऑर्चर्ड फार्मिंग में आपको वाटर टेबल अच्छा होना चाहिए या आसपास कुआं होना चाहिए? हमने जो किया है, हम प्लास्टिक पॉन्ड बनाया है, उसमें हमने 1 करोड़ लीटर पानी स्टोर करके रखा है। अच्छा, तो 1 एकड़ पे बना है, वो 22 फीट गहरा है। तो अगेन लाइनर लगा है और पानी इसमें जमा रहता है, एंड फिर जब एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, वो इमरजेंसी पर्पस के लिए बनाया था, बिकॉज उस वक्त हमारा बोर सक्सेस नहीं था। अब बोर है तो हम बोर से ही लेते हैं, बट वी कैन यूज इट एज एन इमरजेंसी। लेकिन वो तो आप इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास साथ में एक पॉली हाउस भी है। मानो मैं एक किसान जो, मेरे पास पॉली हाउस नहीं है, ऑर्चर्ड फार्मिंग में स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरा वाटर टेबल बहुत लो है, तो वहाँ पे एवोकाडो फार्मिंग मत करो स्ट्रेट अप। तो ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है कि वाटर रिक्वायरमेंट्स, वाटर क्वालिटी के साथ साथ वाटर क्वांटिटी दोनों ही देखना ज़रूरी है। करेक्ट। और दूसरा चीज़ जो आपने बोला कि सॉइल टाइप काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे आपके यहाँ ब्लैक कॉटन सॉइल है, वहाँ पे पानी अब्जॉर्ब हो जाता है, वहाँ पे वाटर होल्ड, मतलब वो कीचड़ जैसा बन सकता है बारिश के टाइम पे। दैट्स व्हाई यू रिक्वायर रेज बेड्स। रेज्ड बेड्स का इंपॉर्टेंस समझाइए थोड़ा एवोकाडो क्या के होता है, एवोकाडो को पानी की रिक्वायरमेंट तो हाई रहती है, लेकिन स्टैग्नेंट वाटर से प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। तो बेड्स बनाते हैं तो क्या होता है कि एक्सेसिव पानी सिर्फ साइड में इकट्ठा होना भी होता है, तो साइड में इकट्ठा होता है, ग्रेविटी के थ्रू नीचे चला जाता है, रूट जोन पे इकट्ठा नहीं होता पानी। तो दैट्स व्हाई रेज बेड्स आर इम्पोर्टेंट। समझ गया। अगर पानी बेसिकली एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए एवोकाडो प्लांट के लिए। अगर आपने फ्लैट लैंड पे लगा दिया और बारिश में बहुत तेज मानसून में रेनफॉल हो गया, तो उतने एरिया में अगर पडल बन गया, तो आपका पेड़ 3 4 रात भी नहीं टिक पाएगा। मैच्योर पेड़ 5 साल का पूरा इन्वेस्टमेंट पूरा गया। तो आप, उससे अच्छा है कि आप प्रिकॉशनरी मेथड्स वो ले लो ना। समझ गया। और दूसरी बात कि आप ड्रिप इरिगेशन यूज कर रहे हैं, राइट? करेक्ट। ड्रिप इरिगेशन अगर आपको एक बिगिनर को ऑर्चर्ड फार्मिंग के लिए समझाना है, मतलब क्या क्या स्टेप होते हैं? एक तो मैं समझा कि आप पानी हार्वेस्ट कर रहे हैं रेन वाटर पॉन्ड में, दूसरा आपका बोरवेल है। पानी का वो फ्लो कैसे होता है, कहाँ से वहाँ प्लांट तक, पानी का रिक्वायरमेंट कितना LPH होता है, फर्टिगेशन आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो थोड़ा समझा सकते हैं? ड्रिप में क्या होता है, मैंने ड्रैगन फ्रूट में ड्रिप यूज़ करी थी, ऑनलाइन ड्रिपर। उसमें आप पंच कर सकते हो, है ना। अब ऊपर से ड्रिप में ड्रिपर पंच कर सकते हो।
मैंने एवोकाडो में इनलाइन ड्रिपर्स यूज़ किए हैं, प्रेशर कंपनसेटेड। तो उसमें अंदर ही ड्रिपर लगा रहता है, आपको बस लाइन बिछानी है और सिस्टम ऑन करना है तो पानी देने लग जाएगा। अब क्या होता है, एक पे, और वो 1.6 एलपीएच का है वो ड्रिपर शायद एक। तो आपको एक पेड़ पे स्टार्टिंग में 4 ड्रिपर खोल के रखना है, बाकी सबको रिंग प्लग से लॉक करके रखना है। फिर जब पौधा बड़ा हो जाएगा, कैनोपी बड़ी हो जाएगी, तब आप उसके 2-2 3-3 करके आगे के रिंग प्लग्स खोलते जाओगे और वो पूरा एक क्या हो जाएगा, एक हरी दीवार जैसा बन जाएगा 5 साल में, पूरी रो। क्योंकि आपका पूरी कैनोपी ऐसे फैल चुकी होगी, ऐसे भी, ऐसे भी। तो ड्रिप से मतलब आप अगर आपका बड़ा ऑर्चर्ड है तो ड्रिप के बिना आप नहीं कर पाओगे एवोकाडो। अच्छा। हाँ, अगर आपने शौकिया लगाना है तो 1-2 लगा लो वैसे बिना ड्रिप के, 10-12, बट जब हज़ारों पेड़ों की बात हो रही है तो यू हैव टू यूज़ ड्रिप। और दूसरा रीज़न फर्टिगेशन, कि हम एवोकाडो को स्प्रे करोगे आप तो कोई भी न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब नहीं करता बोरॉन के अलावा। अच्छा, हाँ, ओके। तो आपको रूट ज़ोन पे ही फर्टिलाइज़र देना है। तो रूट ज़ोन पे फर्टिलाइज़र देने का बेस्ट तरीका यही है, ड्रिप इरिगेशन, जिसमें आप फर्टिलाइज़र टैंक में मिलाते हैं और वो वेंचुरी के थ्रू उसमें सक्शन करता है फर्टिलाइज़र और आपका जो पानी है उसमें मिक्स करके फील्ड पे दे देता है। एडवांटेज सबसे पहले है कि आप फर्टिगेशन कंट्रोल कर पाते हैं। हाँ, उससे आपकी पानी की बचत भी बहुत ज़्यादा हाँ, होती है। हाँ। फ्लड इरिगेशन में आप फ्लड कर इरिगेशन तो हो ही नहीं सकता ना, पौधा मैंने बताया ना कि पानी पानी आपका इकट्ठा हुआ तो पौधे को डेंजर जोन में चले गए आप, तो फ्लड तो करना ही नहीं है आपको। सही तो बात है। पानी भी वेस्ट नहीं होगा और आपका पौधा भी जिंदा रहेगा। समझ गया। 2 चीज़ यहाँ पे, तो एक आपका बेड, रेज़्ड बेड्स बनाओ एवोकाडो के लिए, और दूसरा ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करना। 100% हाँ, करना। ठीक है, चलो ये मेरा हो गया, लैंड सेलेक्ट कर लिया। हाँ, क्विक समरी ये है कि सॉइल टाइप टिपिकली कुछ भी चल जाता है, हाँ। मैनेज हो जाता है। नहीं, अगेन आप हमें रिपोर्ट्स दोगे तब मैं बता पाऊंगा। हाँ, अगर सॉइल एक्सट्रीम ही है, मतलब मान एक्सट्रीम लीजिए सॉइल का उदाहरण दीजिए। अगर पीएच एसिडिक है ज़्यादा, 5 या 6 के आसपास है, तो फिर मेरे रूट स्टॉक सूटेबल नहीं है। फिर आपको साउथ अफ्रीका के रूट स्टॉक ज़्यादा सूटेबल रहेंगे, या फिर आप अपनी सॉइल का पीएच बढ़ाइए समझ उसमें गया। डाल के। और दूसरा, अगर ज़्यादा अल्कलाइन है, मान लीजिए 9 या 9 फिर भी टॉलरेट कर सकता है। मेरे पास एक रूट स्टॉक है फेयर चाइल्ड, वो 9 तक के टॉलरेट कर सकता है पीएच, लेकिन 9 से ऊपर है तो भी आपका एवोकाडो वर्क नहीं करेगा। बट दैट इज़ वेरी एक्सट्रीम केस सिनेरियो, वो बहुत ही रेयर होता है। समझ गया। दूसरा तो आपका टेम्परेचर का एक्सट्रीम्स नहीं बेयर कर सकता है, हाँ, एक रेंज है आपका। तीसरा, ड्रिप इरिगेशन के साथ रेस बेड्स करो। तो ये सारे मैंने कर लिया, फील्ड प्रिपरेशन हो गया मेरा। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे आ रहा हूँ कि वैरायटी, जैसे आपने बोला हर कंडीशन के हिसाब से, सॉइल टेस्ट के हिसाब से आप रूट स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं। कौन से मेजर ये रूट स्टॉक्स होते हैं, वैरायटीज़ होते हैं, बता सकते बताता हूँ। हैं? तो देखिए, इसमें सबसे पहले रूट स्टॉक्स की बात करेंगे तो मेरे पास है आशदोत 17, देगनिया 117, फेयर चाइल्ड, देगनिया 189, जिफ्रन 99 और डे। हम्म 5-6 रूट स्टॉक्स हैं ये। ज़्यादातर इज़राइल से जो रूट स्टॉक्स आते हैं या इज़राइल में जो बनाए गए हम्म हैं, ये वेस्ट इंडियन रेस के रूट स्टॉक्स हैं। वेस्ट इंडियन रेस मतलब एवोकाडो में 3 रेसेस होती हैं, मेक्सिकन, ग्वाटेमालन, वेस्ट इंडियन, वेस्ट ओके। इंडीज़ की। तो जो वेस्ट इंडियन रेस है वो ड्रॉट टॉलरेंट है और हाई अल्कलाइन सॉइल पे भी वर्क कर जाता है, और हमारे सॉइल वैसी ही है। तो मेरे पास यही रूट स्टॉक्स अवेलेबल इंडिया है के लिए जो सूटेबल इंडिया है। के लिए। अब जैसे महाराष्ट्र में कुछ बेल्ट्स हैं जहाँ पे थोड़ा सा एसिडिक है, तो वहाँ पे आपको मेक्सिको और ग्वाटेमाला रेसेस से डेराइव्ड रूट स्टॉक्स यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे डूसा, ड्यूक 7, बाउंटी, ये सब। वो मेरे पास नहीं है। हम्म और रूट स्टॉक तो ये हो गए। अब बात करेंगे वैरायटीज़ की। तो सबसे पहले तो ग्रीन स्किन्स होते हैं, पिंकरटन, एटिंगर, रीड, ये 3 है मेरे पास। ये ग्रीन कलर का एवोकाडो देते हैं, लेकिन जो इंडिया में एग्जिस्टिंग एवोकाडो आता है ये वैसा नहीं है। ये क्या है? ये हास है, ये हास। हास है। तो इस पे मैं आ रहा हूँ अभी। हम्म तो ये 3 तो ग्रीन स्किन हो गए। हम्म ये गर्मी बहुत अच्छे से टॉलरेट कर लेते हैं ग्रीन स्किन एवोकाडोस, एंड दिखने में पिंकरटन इज़ वेरी प्रिटी। हम्म तो उसका मुझे लगता है रेट अच्छा रहेगा। मतलब पिंकरटन का फ्रूट ऐसे देखते हुए लगता है पिक्चर परफेक्ट एवोकाडो, हम्म ग्रीन कलर का जो इंस्टाग्राम और इमोजीज में नहीं आता, सही बात है। दैट्स द पिंकरटन एवोकाडो। अच्छा अच्छा। फिर आते हैं ब्लैक स्किन एवोकाडोस। तो ब्लैक स्किन में डोमिनेंट ये हास वैरायटी है, हम्म वर्ल्ड वाइड लीडर है ये। जैसे आम में अल्फोंसो है, हम्म वैसे एवोकाडो में हास हास, यस। है ना? तो तंजानिया से। तंजानिया, ये वाला तंजानिया से। तंजानिया का है ना? तो हास सब जगह उग रहा है। इट वाज अ चांस सिलेक्शन बाय अ पर्सन कॉल्ड रूडोल्फ गुस्ताव हास,
कैलिफोर्निया में अपनी उनकी एक ग्रोव में उनको एक रैंडम सीड से उगा हुआ पौधा मिला जो फ्रूट ऐसा दे रहा था, तो उनने फिर उसे पैटेंट कराया और प्रोपोगेट किया और कमर्शलाइज किया। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स इट हैज़ मतलब फ्यूल हो गई उसकी डिमांड, बिकॉज इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। और इसमें एक चीज़ है कि पक गया, काला है मतलब पक गया या पकने के वाला है, तो एक इंडिकेशन पहुंच जाता है कस्टमर को कि हाँ ये पक गया है, तो ये एवोकाडो आप खा सकते हो आप। तो दैट्स व्हाई हास इज डोमिनेंट, और पोस्ट हार्वेस्ट और शेल्फ लाइफ इसकी अच्छी है। फिर क्या हुआ कि हास के साथ टेम्परेचर की प्रॉब्लम्स आती हैं, 35 से ऊपर टॉलरेट नहीं कर पाएगा, ज़्यादा कोल्ड में प्रॉब्लम करेगा, ट्री बहुत वाइड कैनोपी का होता है। हास के साथ इशू ये भी है कि इसकी यील्ड उतनी नहीं है जितनी दूसरी ग्रीन स्किन्स की थी। तो फिर क्या हुआ, हाथ से मिलती जुलती क्रॉस पॉलिनेट कर करके वेराइटीज डेवलप की गई। ओके, तो दीज आर एक वैरायटी है ईरिथ, एक है लवी, दीज आर इजरायली वेराइटीज। फिर साउथ अफ्रीका में भी डेवलप की गई, दीज आर जेम एंड मालूमा। तो ये सब हीट टॉलरेंट हैं, ज़्यादा हाथ से ज़्यादा हीट टॉलरेट कर सकते हैं और हाथ से ज़्यादा प्रोडक्टिव भी है। एंड इनको कमर्शलाइज ही इसलिए किया गया क्योंकि ये इनकी बेयरिंग हैबिट्स अच्छी हैं, ट्री कॉम्पैक्ट है, हार्वेस्ट ज़्यादा है, मेंटेनेंस कम है ना। तो दीज आर द वेराइटीज। सो इंडिया में मोस्टली हास उतना नहीं हो रहा है। नहीं होगा, नॉर्थ ईस्ट में और साउथ इंडिया के कॉफी एस्टेट्स में हास एंड लैम्ब हास वुड बी सूटेबल, एंड एवरीवेयर एल्स ग्रीन स्किन एंड हास ई एंड हास एन वुड बी सूटेबल। समझ गया, हाँ। समझ गया, ठीक है। तो वैरायटी आप चूज कर लेंगे बेस्ड ऑन सॉइल। हाँ। उसके बाद आता है बेसिक की 1 एकड़ का प्लांटिंग डेंसिटी। आपने बोला 170 प्लांट्स, हाँ। है ना। जैसे मैंगो में होता है लो डेंसिटी, अल्ट्रा हाई डेंसिटी, एवोकाडो में भी हम ऐसा फॉलो करते हैं, प्लांटिंग डेंसिटी, प्लांटिंग स्पेस, बेड टू बेड डिस्टेंस, ये कैसा होता है? रहता है। तो देखिए, मैं जो प्रैक्टिस फॉलो करता हूँ दैट इज मीडियम डेंसिटी, 3.5 मीटर इंटू 7 मीटर के डिस्टेंस पे, प्लांट टू 3.5 प्लांट। प्लांट टू प्लांट, 7 मीटर रो टू रो। और जो उसकी बात कर रहे हैं आप अल्ट्रा हाई डेंसिटी की, तो साउथ अफ्रीका में एक वैरायटी पे काम चल रहा है, मालूमा है, एलएस बेस्ते करके एक कंपनी है, वो इस पे कर रहे हैं। तो उसमें वो ट्रेलिस सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो जैसे एप्पल को वायर्स पे चढ़ा के नहीं उगाते, या अंगूर को वायर्स पे चढ़ा के, तो ट्रेलिस उसे कहते हैं। तो वो वायर ट्रेलिस करके होता है, उसका ऐसा कुछ शेप रहता है ऐसा, और उस पे ट्री की ब्रांचेस को ऐसे मतलब अटैच कर देते हैं उसके वायर्स पे, एंड द ट्री ग्रोज ऐसे वाइड, खुला हुआ एकदम ऐसे। गुआवा में ऐसे, भी एस्पैलियर हाँ, होता है सिमिलर। तो वो ऐसे जब ग्रो होता है ट्री, तो उससे हार्वेस्ट वो कहते हैं ज़्यादा आता है। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ क्या होते हैं? जैसे हमने यील्ड के बारे में बेसिक डिस्कशन एक किया था, बट क्रॉप साइकिल मेरा कितना होता है? ऑर्चर्ड का एक और चीज़ है, एक बार लगाओ 40 साल तक पैसा कमाओ, ये कॉमन चीज़ हम सुनते हैं। इसका क्रॉप साइकिल कितना होता है? इसका पहले मैं फ्लावरिंग पैटर्न और हार्वेस्ट का स्टेज बाय मंथ स्टेज बताता करते हूँ। हैं। यस, आप पहले लगाओगे, है ना, उसके बाद 1 साल के अंदर अगर आपको फ्लावरिंग आती है तो उनको आप हटा देना। सेकेंड ईयर का आप ले सकते हो अगर ग्रोथ अच्छी है तो उसमें आपको अब मैं एमपी का बता रहा हूँ आपको, थोड़ा साउथ में थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा सीजन, बट एमपी में हमें फेब मार्च के टाइम पे फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, और मार्च अप्रैल से फ्रूट सेट होने लगता है। तो इतने इतने से फ्रूट बनने लगते हैं मटर के दाने की तरह। फ्रूट सेट होगा अप्रैल से लेकर अप्रैल मई में, और फिर फ्रूट डेवलपमेंट चलता रहेगा, बड़ा होता रहेगा, और वो आपका रेडी हो जाएगा सितंबर अक्टूबर के आसपास। लेकिन हर वैरायटी का एक एक दो दो महीना आगे पीछे रहता है। इसमें भी लेट सीजन, अर्ली सीजन, मिड सीजन वैरायटीज होती हैं। तो जैसे रीड इज अ लेट सीजन वैरायटी, एटिंगर इज अ अर्ली सीजन वैरायटी, पिंकरटन समवेयर इन द मिडल। एक बार हार्वेस्ट आ जाए उसके बाद ऑल्टरनेट बेयरिंग पैटर्न रहता है इसका थोड़ा। मतलब तो क्या होता है कि मैंने जो आपको 6 टन बताया ना, दैट्स एन एवरेज। वो एक साल एक्चुअली पिंकरटन से आपको 10 टन मिलेगा, और एक साल 2 टन मिलेगा। तो 2 ईयर एवरेज इज 6 टन, है ना। तो जैसे एक बार फ्रूटिंग आ गई, अब नेक्स्ट ईयर आपको कम फ्रूटिंग आएगी, 2 टन ही आएगी पूरे एकड़ से। और इसको टिपिकली जब आप पहले क्रॉप को ट्रांसप्लांट करते हैं, वो ट्रांसप्लांटिंग का टाइम क्या होता है? देखिए, बेस्ट टाइम इज अगस्त सितंबर। अगस्त सितंबर में आप ट्रांसप्लांट हाँ, करो, हाँ। फिर वहां से आपको 2 साल में फर्स्ट छोटे छोटे जो आपने बोले आने नहीं, लगे। फिर वो जब डेवलप हो जाएंगे, फिर बड़े हो जाएंगे, तो सितंबर अक्टूबर तक के यू विल हैव अ फुल साइज फ्रूट। ओके, विद इन 2 इयर्स। विद इन 2 इयर्स, है ना। क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आपका फ्रूट ट्री की मैच्योरिटी कितनी है, क्या है, बट जो फ्रूट आने लग जाएगा वो इतना बड़ा 200-250 ग्राम का होने लग जाएगा। इसमें एक चीज मुझे पता चली कि पेड़ पे लगे लगे आपको एंथ्रेक्नोज नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप हार्वेस्ट करके पक जाएगा फ्रूट, तब एंथ्रेक्नोज दिखेगा।
एंथ्रेक्नोज जो बीमारी है, पेस्ट डिजीज। तो उसका सोल्यूशन यही है कि आपको COC स्प्रे करना है COC? बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मानसून। COC क्या होता है, समझा सकते कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। हम्म। तो इट्स अ फंगिसाइड। फंगिसाइड। तो नीला थोथा भी कहते हैं उसे, ब्लू कलर वाली, तो वो वाली आपको स्प्रे करनी है ड्यूरिंग, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मानसून। 3 साल तक मेरा जब जो मेजर प्लांट मेंटेनेंस होते हैं, जो क्रॉप के ड्यूरेशन, वो क्या होता है? जैसे आपने बोला प्रूनिंग करते रहना चाहिए। हाँ। मैं एक और आपके वीडियोस में देख रहा था कि जो प्लांट के नीचे की तरफ है उसको हटा दो, हाँ, क्योंकि वो ग्राउंड से कांटेक्ट में रहेगा। एवोकाडो के लिए जो फार्मर्स समझना चाहते हैं, ग्रोइंग क्या क्या प्रैक्टिसेस और होते हैं? देखो, सबसे मेजर तो प्रूनिंग ही है। आपको ब्रांच, जो भी ब्रांचेस जमीन से टच हो रही हैं, अगर कल को उस पर फ्रूट आता है तो वो डैमेज फ्रूट आएगा, आप बेच नहीं पाओगे, तो वो सब साफ करना है। फिर आपको फर्टिलाइजर रेगुलरली देना है, टाइम टू, हाँ। फिर टाइम टू टाइम आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स देना है, ताकि कुछ वेराइटीज में लगते हैं, ताकि वो उस टाइम पे वेजिटेटिव ग्रोथ पे ना फोकस करके रिप्रोडक्टिव ग्रोथ पे फोकस करे। तो उसके लिए उसका डिटेल्स मुझे भी अभी एक्चुअली नहीं मालूम, लेकिन मेरे जो कंसल्टेंट हैं वो मुझे बताएंगे जैसे ही स्टेज आ जाएगी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर डालने की, तब मैं अपना यूट्यूब पे उसके बारे में शेयर करूंगा आपसे। और 3-4 जब मेरा बेस्ट स्टेज पे क्रॉप आ जाता है, उसके बाद मेरा पर प्लांट यील्ड कितना हो सकता है पर प्लांट? पर प्लांट आपका 25 से 35 किलो फुल हार्वेस्ट पे। 35 किलो इंटू 170 ट्रीज। हाँ, 25 से 35 एवरेज आता है। क्या होता है, कुछ ट्री आपके एक्सेप्शनली हाई परफॉर्म करेंगे, 35 किलो दे देंगे, कुछ ट्री आपके 25-20 किलो ऐसा देंगे, कुछ कॉम्पैक्ट रहेंगे। सारे ट्री सेम नहीं होते ऑर्चर्ड में। तो तो एवरेज जो है दैट वाज, मैंने आपको बताया था, आप ट्राई करके मल्टीप्लाई करके देख कितना बोला आपने? 25 इंटू 170। चलो 17, 340, 510, मतलब 51। मतलब 5 टन, चलो 5100। हाँ 5100, वही 5100। तो वो लगभग 6 टन आता है। क्योंकि इतना, मतलब क्योंकि इट्स अ 6 रेंज tons। ना, 25 से 35 इज अ रेंज। अभी आपने लोअर रेंज पे रखा है, अब आप 6 से 7 टन आपका। हाँ। और एवरेज रेट आपने बोला था कितना? 200 रुपए 200 रुपए पर केजी होलसेल। केजी। और वो रेट भी डिक्टेट करता है तंजानिया का मार्केट, क्योंकि इंडिया में ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउ हुआ है तंजानिया से। समझ गया। तो अब तंजानिया का जो प्राइस रहेगा लगभग वही प्राइस किसानों को उसके आसपास ही मिलेगा, बिकॉज उसने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। समझ गया। अब कल को क्या होगा, अगर इससे तंजानिया का भी इससे कम में बेचेंगे नहीं वो, अगर उनको कहीं और अच्छा रेट मिल रहा होगा तो वो अपना माल इंडिया क्यों बेचेंगे, वो कहीं और भेज देंगे। तो वो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया कि इसके अराउंड प्राइस होवर करता रहेगा, लेकिन मंडी में डेली मार्केट फ्लक्चुएट करता है। थोड़ा कॉस्टिंग्स पे आते हैं, मतलब ऑन टू एंड्स। हाँ, कि मैं जब ग्रो करना चाहता हूँ, ऑब्वियसली कैपिटल एक बैरियर टू एंट्री होता है बहुत सारे फार्मर्स के लिए। आपने ब्रीफली समझाया था कि 4.8 लाख के आसपास मेरा कॉस्टिंग रहता है, राइट? 4-5 के आसपास 1 एकड़ से स्टार्ट करने के लिए। और 4.8 लाख में आपने बताया था कि मेरा ड्रिप इरिगेशन, प्लांटिंग मटेरियल, बेड्स और बेड प्रिपरेशन। हाँ। तो ये 4.8 लाख मेरा फिक्स्ड कैपिटल हो गया। 5 में फिक्स्ड 5 लाख मेरा 1 एकड़ का फिक्स कैपिटल है। और उसका सालाना में चलाने के कॉस्ट, जैसे आपके लेबर चाहिए होंगे, आपको पेस्टिसाइड ये सब चाहिए होगा, वो सब क्या नंबर आता है? वो आप मान के चलो 50,000 रुपए पर एकड़ पर ईयर लगता है, जितना लगभग मैंगो में आता है उतना ही। इसमें डिफरेंस ये है कि जितने बड़े स्केल पर करोगे आपका वेरिएबल कॉस्ट कम होती जाएगी। तो क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, आपका 1 एकड़ पे करोगे तो भी 2 लेबर आपकी मैनेज करेगी, और 5 एकड़ पे करोगे तो भी 2 लेबर मैनेज कर लेगी। ज्यादा लेबर नहीं चाहिए होगा? नहीं, मतलब आप देखिए, दिहाड़ी की लेबर तब लगती है जब आपका काम उस दिन ज्यादा हो, नहीं तो रेगुलर मेंटेनेंस वर्क के लिए यू नीड 2 सैलरीड स्टाफ, हस्बैंड वाइफ, वो मैनेज कर लेंगे पूरा 5 एकड़ तक के। समझ गया, है ना? और आप प्रैक्टिसेस ऐसी फॉलो करो ना जिसमें मतलब वर्कर के लिए भी आसान हो काम करना। जैसे ड्रिप इरिगेशन, वीड मैट्स और ऑटोमेटिक फर्टिगेशन सिस्टम। क्योंकि आपको जरूरी नहीं है बहुत महंगा ऑटोमेशन करना हो, बहुत सस्ते में भी छोटे छोटे ऑटोमेटिक सिस्टम्स बन सकते हैं और कंपनीज देती भी हैं। तो आप वो करा देंगे तो आपको काफ़ी कुछ तो वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हो जाएंगी। समझ गया। तो बेसिकली ये है कि जितना आप ऑटोमेट कर सकते हैं, जितना आप प्रोडक्ट्स यूज़ करके मिनिमाइज कर सकते हैं लेबर, वो आप करें, ताकि आप रिमोटली भी दे सकते हैं, राइट? वीड मैट्स के बारे में आपने बोला, टिपिकली वीड मैट्स का एडवांटेज क्या होता है इन ऑर्चर्ड्स के लिए? देखिए, वीड मैट एक तो कि खर्चा बहुत आ रहा था मुझे
जब मैंने लगाया वीड मैट लगाने से पहले वीड्स हटाने का, हम्म है ना। फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जब वीड्स हटाते हो वो हंसिया चलाते हैं, ड्रिप लाइन कट जाती है उनसे कभी कभी, तो अच्छा उसको ठीक करते रहो, देखते रहो लीकेज का है ना। और फिर पानी की सेविंग, तो क्या होता है कि जब आप वीड मैट लगाते हो और ड्रिप लाइन नीचे लगी हुई है वीड मैट के, वो पानी पर्कुलेट होके नीचे जाता है, फिर गर्मी के टाइम पे अगर सॉइल से इवेपोरेट भी होगा तो वो वीड मैट पे टच होके कंडेंसेशन होके वापस नीचे आ जाएगा, ग्राउंड वाटर हाँ। आपका बढ़ तो जाता है। तो 30% पानी आप सेव कर पा रहे हो। ड्रिप का जैसे पानी जाता है तो ड्रिप का वो इवेपोरेट हो जाएगा अगर सॉइल पे काफी टाइम तक रहा, लेकिन वीड मैट लगाने से वो वहीं कंडेंस होके वापस नीचे आ जाएगा। तो दो चीजें हैं, आपका पानी बचत हो रहा है। पानी बचत हो रहा है और लेबर का खर्चा आपका कम हो रहा है, मतलब लेबर की मेहनत भी कम हो रही है। अब आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना कि 45 डिग्री की गर्मी में आप उनसे बोलो कि वो फील्ड पे काम करेंगे, तो करेगा भी नहीं कोई। लेबर मेजर प्रॉब्लम भी होता है हाँ। मेजॉरिटी लोग के लिए। और जो ये कॉस्टिंग आपने बोला, अभी मेरे 3 साल बाद हार्वेस्टिंग के समय मुझे ज़्यादा लेबर चाहिए होगा। हाँ, मतलब उस दिन आपको लेबर की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो टाइम टू टाइम ऐसा पीरियड आता है जब आपको उस पर्टिकुलर डे पे या उस पर्टिकुलर 3-4 दिन पे आपको ज़्यादा लेबर लगेगी, लेकिन सैलरीड स्टाफ आपका 2 संभाल लेंगे आराम से। समझ गया। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि गवर्नमेंट सब्सिडीज़, अभी पॉली हाउस ये सब में तो बहुत सारे सब्सिडीज़ हैं। आप जो कर रहे हैं उसमें आपने सब्सिडी का इस्तेमाल किया? देखिए, हमें पॉली हाउस के स्ट्रक्चर पे सब्सिडी मिली थी नर्सरी में, और जो मैंने प्लास्टिक पॉन्ड बनाया था तालाब 1 एकड़ का, उसकी प्लास्टिक लाइनर पे सब्सिडी मिली थी। उसके अलावा एवोकाडो पे एज सच कोई सब्सिडी नहीं है। नहीं। और प्रॉब्लम क्या होती है, इसके लिए मैंने एक प्रपोजल भी पढ़ा था, किसी ने IIHR बैंगलोर से किसी ने, कोई रिसर्चर हैं डॉक्टर, उनने शायद अप्लाई किया था सब्सिडी के लिए NHM में। ओके। तो कि इसको ऐड किया जाए, एवोकाडो को ऐड किया जाए सब्सिडी प्लांटिंग में। मटेरियल पे। हाँ, अब उसमें कॉस्ट नॉर्म्स मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो लोग क्या बोलेंगे कि ठीक है, वो प्राइस डिक्टेट करते हैं, कॉस्ट नॉर्म्स डिक्टेट करते हैं, कि वो बोलते हैं कि ठीक है 500 रुपए का पौधा। भाई 500 रुपए का पौधा अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है क्या मार्केट में? आपको जो रूट स्टॉक चाहिए, जो अच्छी क्वालिटी के रूट स्टॉक चाहिए, वो 500 रुपए में नहीं मिलेंगे अभी। तो आप कॉस्ट नॉर्म्स तो सही डालो उसमें एटलीस्ट, कि उस परसेंट पे सब्सिडी। अब वो बोले 500 रुपए का पौधा, उस पर 50% की सब्सिडी, और एडवर्टाइज क्या करेंगे, 50% सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट किसानों को एवोकाडो की फार्मिंग। हो रहा है ऐसा? मैं एक वो बता रहा हूँ एग्जांपल, दूसरे फील्ड पॉली हाउस में ऐसे ही किया था इन्होंने, है ना। तो क्या होता है कि अब 50% लिख तो दिया, लेकिन कॉस्ट क्या थी, 500 रुपए। 500 रुपए का 50% कितना हुआ, 250 रुपए। प्लांट कितने का खरीद रहे हो आप, 2500 का। तो क्या एक्चुअल में क्या रिजल्ट आया, 10% सब्सिडी मिल रही है। तो ये इनकी वर्किंग रहती है। पॉली हाउस के स्ट्रक्चर पे, पॉली हाउस पे भी सेम फंडा था। वो सब्सिडी का प्रोसेस थोड़ा समझाइए, क्योंकि आप NHM स्टेट लेवल से आपने सब्सिडी लिया। हाँ, काफी एक्सपीरियंस है दोनों पॉली हाउस का, लाइनर का। हाँ, थोड़ा समझाइए। तो पॉली हाउस का ये था कि अब टाइम हो गया बनाए हुए, लेकिन उसमें ऐसा था कि आपको कंस्ट्रक्शन करना रहता है और आपको अप्लाई पहले से करना पड़ता है, और आपको गवर्नमेंट अपॉइंटेड पॉली हाउस सर्विस प्रोवाइडर्स ही यूज करने, आप हर किसी से नहीं कर सकते। वो एक अच्छा गवर्नमेंट के साथ, हाँ, वो एक अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि पॉली हाउस में भोपाल में मतलब बहुत चोर बैठे हैं, है ना। कुछ ही लोग हैं जो साफ सुथरा सीधा काम करते हैं। तो गवर्नमेंट जो हमारा MP हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, वो अच्छा काम मतलब ये किया उनने कि उनने अपॉइंट कर दिया कि ये लोग हमारे ट्रस्टेड हैं, इनके थ्रू एम्पैनल्ड है हमारे साथ, हाँ, है ना। तो इनके थ्रू आप कराओगे तो सब्सिडी मिलेगी। तो हमने कराया भी, मिली भी। तो वो बनने के बाद फिर फील्ड पे वो आते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, एंड आपको। कितना सब्सिडी मिला आपको पॉली हाउस पे? मेरे को मिला था यार, मैंने 3 पॉली हाउस नए बनवाए थे, उसमें 8 लाख के आसपास शायद मिला था। पर नहीं, टोटल 3 पॉली हाउस का। अच्छा, उसमें एक 1000 स्क्वायर मीटर का था और 2 500 स्क्वायर मीटर के थे। तो रफली 2,500 2000 स्क्वायर मीटर। आधे एकड़ पे उस पे 8 लाख। समझ गया। कि टिपिकली 50% का कहते हैं। कोई 50% नहीं मिलता वो सब। क्यों? भाई कॉस्ट, लोहा का प्राइस ही बढ़ गया ना पिछले 5 साल में, और उनकी लोहे जो आपका GI पाइप होता है, उसकी कॉस्ट पुरानी डली हुई है। अच्छा, ऐसा है। ऐसा रहता है। फिर आपका जो प्लास्टिक आता है, प्लास्टिक, अब सीधी सी बात है ना, अगर मैं एग्री प्लास्ट का लूंगा तो प्रीमियम मटेरियल आ रहा है मेरे पास, मैं कोई लोकल ब्रांड का लूंगा तो मतलब टिकाऊ मटेरियल आएगा। तो
वहाँ पे कॉस्टिंग में फर्क पड़ता है, तो वो सब वो लोग नहीं कंसिडर करते हैं। समझ गया। उनने अपने कॉस्ट नॉर्म डिसाइड कर दिए कि इतनी कॉस्ट पे हम आपको 50% देंगे। गवर्नमेंट का फिक्स रहता है हाँ, वो। तो वो जब मैं मटेरियल अच्छा यूज कर रहा हूँ तो मेरी तो कॉस्ट बढ़ गई ना, तो उस कॉस्ट पे 50% तो मुझे मिल नहीं रहा, उस कॉस्ट का मुझे 20% या 15-25% ऐसा कुछ मिल रहा है। असली में जो 50% होता है वो वो नहीं 50% कभी आता नहीं है। वो तब आएगा जब आप फिर मटेरियल पे कॉम्प्रोमाइज करोगे। कॉम्प्रोमाइज करो, वो मेरे को करना नहीं है। लॉजिकल है, करेक्ट। और पॉन्ड लाइनर पे उसका कैसे होता है, सेम नॉर्म्स है? पॉन्ड लाइनर यार मैंने 2019 में बनवाया था, तो मुझे उसका याद नहीं है, बट ऐसा था, उसमें भी सेम प्रोसेस था। सिमिलर प्रोसेस। हाँ, कि आपके जो वो हैं सर्विस प्रोवाइडर, वो ही गवर्नमेंट से पूरी बातचीत करके डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, और उसमें फंड पैसा आने में मुझे टाइम लगा था काफ़ी, 1-2 साल लगा था, बट आ गया था 2 साल बाद। ऐसा था, बन गया, रेडी हो गया, पानी आना लग गया, उसमें भर दिया पानी। सब्सिडी बहुत बाद में आई थी अभी। लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ, मेजर सब्सिडीज जो किसान को मिलते हैं, पॉली हाउस पे मिलता है, लाइनर पे मिलता है, इरिगेशन पे मिलता है, और कोई चीज़ है कि किसानों को सब्सिडी मिल रहे हैं बाकी? भाई। मैं तो अब ये 3 ही पे मेजर। हाँ, मेरे को इन्हीं 3 का पता है, और मेरे को अब ज़्यादा सब्सिडी लेनी भी नहीं है अब। नहीं लेनी है। बहुत माथापच्ची होती है यार, इतने चक्कर काटते रहो आप डिपार्टमेंट के, लंबा प्रोसेस हो जाता है। समझ गया। और वो भी सीधा प्रोसेस नहीं है। अब आप समझ जाओ कैसा रहता है उसमें, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जा रहे हो तो। जनरली जो मैं ऑर्चर्ड फार्मिंग का देखा हूँ, एग्रीकल्चर इन जनरल एज अ बिजनेस का देखा हूँ ना हर्षित भाई, कि पेशेंस का गेम थोड़ा ज़्यादा है। मतलब एग्रीकल्चर में कैश क्रॉप कर लो, कुछ भी कर लो, कैश क्रॉप में एक अच्छा सीजन बहुत होगा आपका, एक बहुत अच्छा सीजन होगा, दूसरा सीजन आपका पूरा डूब जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। करेक्ट। ऑर्चर्ड भी आप करो तो आपको 2-3 साल वेट करना होगा। पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको इमीडिएटली पैसा आ रहा है। तो ये तो बहुत ज़रूरी क्लैरिफिकेशन है ऑडियंस के लिए, कि जो भी आप लोग आज गेस्ट देखते हैं, सब देखते हैं, हम फार्मिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन फैलाना चाह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप फार्मिंग में आओ, दूसरे दिन से आपको पैसा मिलेगा। आपका जो एक्सपीरियंस है दूसरे बिजनेसेस में भी है, एग्रीकल्चर वैसे दूसरे बिजनेस में आपको डिफरेंस क्या लगता है? भाई, दूसरे बिजनेसेस में एक तो अश्योरिटी रहती है कि ठीक है पैसा लगाया है। जैसे मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो कंस्ट्रक्शन में ये रहता है कि हम पैसा लगाया है तो निकाल तो लेंगे ही, है ना। एग्रीकल्चर में जैसे आपने मुझसे पूछा था घर वालों का सपोर्ट था कि नहीं, तो उसमें स्टार्टिंग में तो उनका यही थॉट था ना कि भाई पैसा लगा रहे हैं, कुछ वापस आएगा कि सारा डूब जाएगा। किसी ने एग्रीकल्चर किया नहीं घर पे खेती, तो एक वो रिस्क है। दूसरा पेशेंस, कि आपको इमीडिएट रिटर्न्स नहीं मिलते, थोड़ा टाइम तो लगता ही है, 3 साल तो लगेंगे ही। और मैं सिर्फ ऑर्चर्ड की बात कर सकता हूँ, मेरे को फील्ड क्रॉप्स का, जो वेजिटेबल क्रॉप्स का, उनका इतना नॉलेज नहीं है। अभी मैंने ग्रो कर लिया, हमने कॉस्टिंग भी समझ लिया, रफली आपका 5 लाख रुपए एकड़ है और 50,000 ऑपरेशनल कॉस्ट है, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट 5 लाख, साल भर का 50,000 इंक्लूडिंग लेबर, पेस्टिसाइड, ये वगैरह वगैरह। अब जब मेरा हार्वेस्ट आ गया है तो एवरेज रेट आपने बोला अराउंड 150 रुपीज़ पर किलो, 200 रुपीज़ पर किलो। तो पहले साल में, दूसरे साल में और तीसरे साल में मुझे कितना यील्ड आएगा, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, और उसका रेवेन्यूज कितने हो सकते हैं मेरे? हाँ, तो देखो, मैं 3rd ईयर से बात थर्ड ईयर से, यस, पहले हार्वेस्टिंग, पहले हार्वेस्ट से। 3rd ईयर में आपको हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ग्रोथ, आपको 3 से 4 टन आ जाएगा, है ना। उसके बाद 4th ईयर थोड़ा सा कम रहेगा, वो लगभग उतना ही रहेगा, मतलब 2.5 to 3। फिर 5th ईयर वो जंप करेगा, क्योंकि तब ट्री एकदम मैच्योर हुआ ही हुआ रहेगा, एंड देन इट विल शूट अप टू इट्स मैक्सिमम आउटपुट, जो है 10-11 टन्स। पिंकरटन का बता रहा हूँ, है ना। तो पिंकरटन 10-11 टन्स आपको दे देगा। फिर इट विल स्टार्ट ऑल्टरनेट बियरिंग, और फिर वो 10-11 टन्स हर ऑल्टरनेट ईयर आता रहेगा, और 2-2, 2.5 टन हर ऑल्टरनेट ईयर आता रहेगा। एवरेज आपका 5 साल के बाद एवरेज 6 से 6 7 टन पर एकड़। ओके, तो पहले साल 3 से 4 टन हाँ पर एकड़, दूसरे साल आपका थोड़ा कम जाएगा, थोड़ा उससे कम जाएगा, फिर वापस जंप तीसरा करेगा, आपका आएगा, एंड Fifth- एवरेज उसके बाद 2 ईयर एवरेज आपका 6 टन पर एकड़ जाएगा। हाँ, और सेलिंग प्राइस मेरा आपका है 200 रुपए, तो एवरेज मेरा 2 साल का होगा, एक साल का होगा 12 लाख रुपए। बट हम लोग नेट लेते हैं 10 के आसपास, 10 लाख रुपए पर एकड़। हाँ। और जो टिपिकली लोग बेचते हैं, ये कहाँ बेचना है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मंडी में भी मैं देखा हूँ, बट शायद उतना बड़ा मार्केट नहीं होगा जहाँ मंडीज में कंपेयर टू आपके रेगुलर क्रॉप्स। डिपेंड करता है कौन सी मंडी। तो वाशी मंडी, आज़ादपुर मंडी, ये सब बड़े मार्केट्स हैं, यहाँ बिकेगा एवोकाडो, और बिक रहा है एवोकाडो अभी फ़िलहाल। अच्छा, ठीक। और मेरा उसमें भी, मतलब मैं अपने किसानों को कमिटमेंट दिया कि मैं आपसे सारा प्रोड्यूस खरीदने को रेडी हूँ,
और मेरा एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनके साथ MOU साइन हुआ है, तो वो इंडिया में पैन इंडिया 65,000 टन का माल हर साल बेचते हैं प्रीमियम फ्रूट्स का। अच्छा। तो वो मुझसे और मेरे हम्म। सारे फार्मर से फ्रूट परचेस करने को रेडी है। तो अगर मैं किसान हूँ, आप कह रहे हैं कि आप मुझे बेचने में भी मदद करेंगे। हाँ, करेक्ट। समझ गया। और ऐसा नहीं है कि आपको भोपाल लाके ही बेचना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई कोडाईकनाल में मेरा फार्मर है, तो उनका मैं बैंगलोर में बिकवा सकता हूँ। कोई पंजाब में है तो चंडीगढ़ चला जाएगा, कोई मान लीजिए गुवाहाटी में है तो कोलकाता पहुंच जाएगा। समझ गया, समझ गया। और बेचने का भी कोई बेस्ट समय होता है क्या? इस समय अगर मैं बेचूंगा हाँ तो मुझे बेस्ट प्राइस मिलेगा? यार, वो अभी मार्केट का बिहेवियर, डेली प्राइसेस का मुझे अभी उतना नहीं पता। मैं फेब मार्च में उस पर और रिसर्च करूंगा कि डेली फ्लक्चुएशंस कितने हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, तो कब रेट अच्छा मिल रहा है, कब खराब मिल रहा है, वो समझ में आएगा। बट टिपिकली क्या है कि जब तंजानिया का सीज़न ख़त्म हो जाता है ना, तब इंडिया का शुरू होगा, और उसमें भी इंडिया को डायरेक्टली compete करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के माल से, और ऑस्ट्रेलिया का माल बहुत एक्सपेंसिव है, तो हम ऑस्ट्रेलिया को डायरेक्ट अंडरकट करके अच्छे प्राइस पे बेच पाएंगे भारत में ही? हाँ, भारत में। समझ गया। जो भी मतलब एग्रीकल्चर से जो आप ये कमा रहे हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो टैक्स फ्री इनकम है। करेक्ट। तो मतलब नर्सरी बिजनेस पे भी टैक्स फ्री होता है कि उस पे आपको देना पड़ता है? नहीं, नर्सरी पे मैं उगा के उससे, मतलब मैं उगा रहा हूँ ना उसे, तो वो भी टैक्स फ्री है। अच्छा, तो पूरा हाँ। एग्रीकल्चर से जो भी इनकम है वो पूरा टैक्स फ्री है? ट्रेडिंग जो करते हैं लोग, हाँ। उनको टैक्स देना पड़ता है। जो अच्छा। फ्रूट की ट्रेडिंग कर रहा है उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो जो मैं किसान हूँ, अगर मैं उगा रहा हूँ, तो आपको टैक्स नहीं है। टैक्स नहीं है। अगर मैं ट्रेडिंग बिजनेस में हूँ, और सप्लाई बिजनेस। इसमें एक और चीज़ है, अगर जैसे मान लीजिए एज एन इन्वेस्टर, या मैंने ज़्यादातर नोटिस किया है जो मेरे पास कस्टमर्स आते हैं, कि लोग अपने बच्चों के लिए एक सेफ्टी नेट टाइप का बनाना चाह रहे हैं, कि उनने 5-1 एकड़ पे लगा दिया, उसको उगा दिया, और ताकि जब बच्चे उनके पढ़ रहे हैं या पढ़ के जब आएंगे वापस, तो उनके पास एक पैरेलल इनकम सोर्स हो जिस पे वो रिलाई कर सकें, और साथ ही साथ अपना काम भी देख लें। तो ऐसे में आप ये भी कर सकते हो कि यू कैन डेवलप एन ऑर्चर्ड एंड सेल इट एज अ, मतलब रनिंग बिजनेस जो एक रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और उस पे कैपिटल गेन्स नहीं आता। अच्छा, ऐसा है? हाँ, तो आप कह रहे हैं कि ऑर्चर्ड उगा लिया, उसको हाँ। बिजनेस बना दिया, फिर और बिजनेस। आपने बिजनेस बेच दिया, तो उस पे कैपिटल गेन्स नहीं आएगा। आपने जमीन कितने में खरीदी, मान लीजिए 10 लाख रुपए एकड़ में खरीदी। अब आपका वो ऑर्चर्ड एक सर्टेन रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उसके एक्स मल्टीपल से उसका वैल्यूएशन आपने कर दिया, सम जो भी एक रिलायबल मल्टीपल से। तो आप जब उस मल्टीपल पे उसको बेचोगे, तो फिर आपका जो कैपिटल गेन्स लगेगा जमीन पे, वो है ही नहीं। देयर इज नो कैपिटल गेन्स, बस नगर निगम की सीमा से बाहर होना चाहिए। इंटरेस्टिंग। हाँ। मैं जो समझ रहा हूँ ना, कि मैं कहना नहीं चाहता हूँ, बट सम एक्सटेंट आफ्टर 2-3 इयर्स ऑर्चर्ड फार्मिंग एक रिमोट फार्मिंग हो सकता है। क्या ये सच है? नहीं, एकदम रिमोट तो नहीं होगा यार। देखो, कुछ चीज़ें होती हैं, आपके लोग भी जो फील्ड पे काम कर रहे हैं, दे आर पीपल, दे आर नॉट रोबोट्स। आपको एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सबके साथ बनाने लगती है। जब वो देखने लग जाएंगे कि सर तो बढ़िया घूम रहे हैं और काम नहीं कर रहे, और हमें यहाँ धूप में 45 डिग्री में खड़े होकर छोड़ काम दिया करना है, तो वो लोग ढंग से काम नहीं करेंगे। आपको ऐसा नहीं है कि एकदम ही छोड़ दिया या एकदम ही रिमोट हो गया। हाँ, ये कर सकते हो कि काफ़ी चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी, आपका डेली का जाना कम हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आप हफ्ते में 2 बार चले जाओ, या संडेज को चले जाओ, तो उतना कर सकते हो आप। तो मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि जो आपसे बात कर रहे थे हम, हाँ। कि आप बोल रहे हो कि मुझे मल्टीपल बिजनेसेस करने हैं, हाँ। और आप बहुत खुले हो इस बात के बारे में। हाँ। आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कल को आप कुछ और करोगे, क्योंकि आपने ये एस्टैब्लिश कर लिया है। हाँ। राइट? तो दूसरे लोग जो करना चाहें, उनको ही समझना जरूरी है कि हाँ, अगर वो मेहनत करें 2-3 साल, टीम बिल्डिंग करें, इंटरपर्सनल रिलेशन बिल्ड करें, हाँ, तो वो और भी चीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। एक रेवेन्यू सोर्स आपका बन गया है, हाँ। मार्केट रेडी है, अब बाकी जो करना है करो। अनलाइक कमर्शियल फार्मिंग जिसमें आपको ऑलमोस्ट काफ़ी इन्वॉल्व रहना पड़ता है। आप ऑलमोस्ट 3-4-5 साल से बहुत सारा कंटेंट बना रहे हैं। जी। यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, मैं देखा 200 वीडियोस तो आपके भी हैं। 300 से ज़्यादा। 300 से ज़्यादा? हाँ। क्या बात है। ये आपने स्टार्ट क्यों किया, और इससे ऑनलाइन प्रेजेंस होने का क्या एडवांटेज आपको मिला अभी तक? देखिए, अब क्या है, मेरा सिंपल फंडा है, इफ़ यू टीच द नेटवर्क टीचेस यू बैक। ठीक? अगर आप इतना कंटेंट, मैंने ओवर अ पीरियड इतना डाल दिया कि अब मेरे पास कॉन्टैक्ट्स बन गए पैन इंडिया, और कभी भी कुछ भी मेरे को प्रॉब्लम होती है, तो मैं किसी भी एक्सपर्ट से डायरेक्ट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बन गए। तो
रिसर्चर्स से कांटेक्ट में हूँ, इजराइल में लोग कांटेक्ट में हैं, पूसा हम्म। में या IIHR बैंगलोर में भी कांटेक्ट में है। तो कुछ प्रॉब्लम आती है, मैं उनसे पूछता हूँ, मेरे पास रिप्लाई आ जाता है। फिर मेरे पास रिप्लाई आ जाता है तो उससे मेरे पास कंटेंट आइडिया आ जाता है, मैं कंटेंट बना देता हूँ। तो मैं सीख भी रहा हूँ, 25 लोगों को सिखा भी रहा हूँ, और एक ओवरऑल होलिस्टिकली कम्युनिटी ग्रो हो रही है। तो साथ में नहीं, आप सबको साथ हाँ, ग्रो करना चाह आई रहे एम हो, ट्राइंग। और लोग ट्रस्ट भी करते हैं उसी से आपको। आज ऑनलाइन होने से बहुत सारी चीज भी, एवेन्यूज भी खुल जाते हैं लोग के लिए। मतलब मेरे पास डेली कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज आती हैं। ऐसा नहीं है कि सारी अच्छी होती हैं, बट लोग बोलते हैं कि यार आप हमारे साथ JV कर लो, या हम पार्टनरशिप में कुछ कर सकते हैं क्या। कुछ अच्छी कंपनीज के भी आते रहते हैं। तो मतलब सब ऑनलाइन प्रेजेंस की वजह से हुआ है, एंड माय कंसिस्टेंसी ऑल्सो। मतलब मैं कंटेंट बहुत फ्रीक्वेंटली पोस्ट करता हूँ। मैं जो फील्ड पे आता है मैं उसे डॉक्यूमेंट करता हूँ, जो भी काम होता है, जो भी विजिटर्स होते हैं, मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ अपनी जर्नी। समझ तो गया। एक्चुअली मेरे एक क्रिएटर को फॉलो करता हूँ, उनका नाम है गैरी वेनाचक। तो Very nice. उनका एक फंडा है, डॉक्यूमेंट डोंट क्रिएट। तो डॉक्यूमेंट योर जर्नी, फॉरगेट अबाउट परफेक्ट लाइटिंग, परफेक्ट फेस, परफेक्ट कैमरा, परफेक्ट हेयर स्टाइल, वो सब बाद में आएगा। आप पहले शुरू करो तो रास्ते खुलते जाते हैं। सही बात है। जो भी किसान भी खेती कर रहे हैं आजकल, देखो किसान का परसेप्शन चेंज करना इस पॉडकास्ट का एक उद्देश्य है, राइट? अगर आप खेती कर रहे हो, सबके पास फ़ोन है, फ़ोन उठाओ, वीडियो बनाओ, लोग और आपको जानेंगे, हाँ, हमारे इंडस्ट्री की तरफ लोग देखेंगे। और आप अपना एक कलेक्टिव बना सकते हो ना। अब मान लो आपके पास 1 ही एकड़ है, ठीक, लेकिन अगर आप मान लीजिए, मैंने आपको सीरियल का एग्जांपल दिया था कि पूसा में नई वैरायटीज डेवलप होती हैं। आपने वो वैरायटी अपने खेत पे लगाई, और आपने वो डॉक्यूमेंट कर दिया कि हमें एक्चुअली में इस वैरायटी को लगाने से इतना ज़्यादा फायदा हुआ। तो आसपास के सब किसान किसके पास आएंगे गाइडेंस के लिए? जिसने वो करके दिखाया। तो आपकी एक कम्युनिटी में भी स्टैंडिंग बन जाएगी, और आप 4 लोगों को मदद भी करोगे ज़्यादा इनकम जनरेट करने में। समझ गया। और साथ ही साथ एक इंडस्ट्री का परसेप्शन और अवेयरनेस बढ़ जाएगा। भी बढ़ जाएगा 100%। एवोकाडो का एक हेल्थ एंड फिटनेस स्टैंड पॉइंट से समझते हैं, हम दोनों जिम जाते हैं, मेरा हेल्थ फेवरेट टॉपिक। यस, काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स हैं एवोकाडो के, मतलब हेल्दी फैट्स हैं। तभी भी मुझे लगता है अडॉप्शन थोड़ा कम हुआ है इंडिया में। क्या आपको लगता है ये लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से है? नहीं, ये बढ़ने वाला है। अभी अभी जो ज़्यादातर कस्टमर्स एवोकाडो खा रहे हैं वो फीमेल मार्केट है। इज इट? मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि ज़्यादातर कीटो, वीगन, वेजिटेरियन डाइट्स फीमेल टारगेट सेगमेंट ज़्यादा खाते हैं। लड़के तो वे प्रोटीन से आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो प्लस इट लुक्स अट्रैक्टिव ऑन द प्लेट। तो जब जब कोई खाता है एवोकाडो, तो इसकी फोटो खींच के ऑनलाइन डालते हैं, पब्लिसिटी होती है फ्री में। तो क्योंकि वो अच्छा दिखता है, तो 4 लोगों को पता चलता है कि हाँ यार, इसने एवोकाडो खाया था, ओके मैं भी एवोकाडो खाऊंगा, ऐसा। सही है। हेल्थ बेनिफिट्स बहुत आपको और खुद हाँ, अगेन हेल्थ बेनिफिट्स तो हैं ही। तो इसमें जो इसका हेल्दी फैट्स होते हैं, ये आपके बॉडी के हार्मोन्स को मेंटेन करके रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर एनीवन हु इज़ वर्किंग आउट या जिम जा रहे हैं, और नहीं, एवरेज लोगों के लिए भी। सबके लिए। आप हार्मोन्स तो अपने मेंटेन करो, ठीक है, आप बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, लेकिन एक डिसेंट लेवल ऑफ हार्मोन्स तो हो आपका। मूविंग एड, आपका क्या विजन है हर्षित भाई? व्हाट आर यू प्लानिंग? यार, मेरे को ये बड़े स्केल पे इसकी फ्रूट फार्मिंग करनी है, दैट वाज द गोल ऑल अलोंग। मैं 100 एकर्स से शुरू करना चाहता हूँ। मतलब अभी तो मैंने 8 एकड़ पे ट्रायल कर लिए हैं। अब मेरे को 100 एकड़ पे इसको स्केल करना है, और मैं ज़मीन ढूंढ रहा हूँ उसके लिए, भोपाल के आसपास ही। भोपाल में ही आप हाँ। करेंगे? हाँ। इंडिया के लिए आइडियल भोपाल है आपके? नहीं, मेरे लिए मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, क्योंकि मैं वहीं रहता हूँ। मेरे दूसरा बिजनेस भी जो है फैमिली का, वो भी देखना रहता है, तो मेरे को साइट अप एंड डाउन करना आसान होना चाहिए। और अभी मैं स्टेज पे नहीं आया हूँ कि मैं पूरा ऑटोमेट कर दूँ। अभी और बिल्ड अभी करना है। बिल्ड करना है, तो ग्राउंड पे रह के, फील्ड पे जाके ही होगा। ये काफ़ी अच्छा क्लैरिटी। लोगों को लगता होगा यार भाई शर्ट पैंट मस्त पहना है बंदा, ये तो चिल मारता होगा। नहीं, आप दिन भर फील्ड पे आप रहते हैं। काफ़ी वीडियोज़, आपके वीडियोज़ हैं, इनके चैनल को देखिए, आपको दिन भर के बहुत सारे फील्ड के वीडियोज़ दिखेंगे उसमें। और एक और चीज़ है, क्या नाम है चैनल का आपका? इंडो इजराइल एवोकाडो। अंडरस्टूड। सब्सक्राइब कर लेना। ग्रेट। अभी जो आप प्लांट्स मंगा रहे हैं, एक और जो कॉमन चैलेंज है कि इंपोर्ट के बहुत सारे इश्यूज आते हैं। अब हमने ब्रीफली डिस्कस किया था। हाँ। मानो आपसे इंस्पायर होके कल को बहुत सारे लोग अलग अलग बिजनेसेस करने चाहेंगे, जिससे शायद इंपोर्ट एक्सपोर्ट उन्हें करना हो। ऐसे बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? और आप अभी इसराइल से कर रहे हैं, अभी वॉर का भी सिचुएशन हुआ, जियोपॉलिटिक्स भी थोड़े इधर उधर है, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किया है?
यार मेरे को दूसरे बिजनेसेस का तो नहीं बता पाऊंगा, मेरे को आइडिया Agriculture नहीं। एवोकाडो और एग्रीकल्चर का जो मेरे को चैलेंजेस हुए वो बताता हूँ। सबसे पहले तो इम्पोर्ट, प्लांट मटेरियल का इम्पोर्ट इज़ नॉट इजी। उसके लिए आपके पास पेपर वर्क एकदम फुल प्रूफ होना चाहिए। और पेपर वर्क के लिए भी अभी तो उनने शायद मिनिस्ट्री ने थोड़ा सा आसान कर दिया है, पहले टफ था। तो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड है ना, क्वारंटाइन क्लियरेंस, और फिर नर्सरी लाइसेंस, सीड डीलर लाइसेंस, बाकी जीएसटी और गुमास्ता, ये सब तो जो लगता है ना। लेकिन जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी चैलेंजिंग होती हैं। अब मैं उसके बाद फिर दूसरा प्रॉब्लम आती है कि भाई आजकल तो पता ही नहीं चल रहा कौन से देश में कब क्या हो जाए। मतलब वॉर से मेरी शिपमेंट्स में ही प्रॉब्लम्स आने लग गई थी। तो 2 बार मेरा कंसाइनमेंट अटक चुका है। एक बार 2019 नहीं, एक बार 2021 में डिले हुआ था, और एक बार 2024 में। समझ गया, जियोपॉलिटिक्स। हाँ, और 2019 में मैं स्टार्ट करना चाहता था, वो स्टार्ट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मेरे को परमिट टाइम पे नहीं मिली। बेसिकली तो ये सारी चीज़ ध्यान में, बट हाँ, फ्यूचर में आप कह रहे थे कि जब आपके प्लांट्स रेडी हो जाएंगे तो आप एक प्लांट, मदर प्लांट वहाँ से पिक करेंगे और फिर उसका प्रोसेस। नहीं, मेरे पास ऑलरेडी मदर प्लांट्स हैं जो मेरी फील्ड पे ग्रो हो रहे हैं। मेरे को बस उससे प्रोपोगेट करना है। प्रोपोगेट, हाँ, मदर तो प्लांट से प्रोपोगेट तो वो प्रोपोगेशन के लिए मदर प्लांट्स को एक सर्टेन एज का होना चाहिए, तभी आप उससे क्वालिटी प्लांट्स निकाल सकते हो। क्या एज होता है वो? कम से कम 2.5 से 3 साल का हो। तो लेकिन अगले 2-3 साल में आप जो ये आपका प्लांट का कॉस्ट है वो कम कर पाएंगे हाँ, कोशिश यही है मेरी। इसकी वजह से, क्योंकि आपके पास मदर प्लांट रेडी हो जाएगा। लोग मुझ पे कमेंट करते हैं कि इसकी प्लांट की प्राइस ज़्यादा है। भाई मैं उनको कैसे समझाऊं कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। इंडिया में अगर सरकार एवोकाडो के सीड का इंपोर्ट अलाउ कर दे तो ये प्राइस बहुत रीजनेबल हो जाएंगे, और उसका प्रोसीजर भी होता है। और उसमें मैंने इजराइल की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी किया था कि आप इंडिया का मार्केट एक्सेस मांगिए एवोकाडो के सीड्स का, रूट स्टॉक सीड्स का। तो वो फाइल 2021 से अटकी हुई है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और फ़ोन लगाते हैं, पूछते हैं तो बोलते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास है, ये है वो है, कोई उस पर रिजल्ट नहीं है। भाई 2021 से 2025 आ गया, 4 साल से अटकी हुई है फाइल। और बेयर किसको करना पड़ रहा है? जो किसान एवोकाडो उगाना चाह रहे हैं। यहाँ आपके भी कंट्रोल में फुल्ली नहीं है वो। सीड आ जाएंगे तो फिर आप यहीं पे सीड आ जाएंगे तो फिर मेरे पास पौधा तो इंडिया में है ही ना। मेरे को हास बनाना है तो मैंने हास की कटिंग ली, सीड मेरे को रूट स्टॉक का जो इजराइल से चाहिए था वो मिल गया, दोनों को ग्राफ्ट किया, मैंने दे दिया। वो इजी हो जाएगा काफ़ी। तब ज़्यादातर लोग अडॉप्ट भी कर पाएंगे, बेहतर मार्जिन्स कमा पाएंगे, और बड़े स्केल पे हो पाएगी इसकी खेती। इस पे भी अगर गवर्नमेंट सब्सिडी या कुछ दे सकता है, आपको लगता है तो बेटर रहेगा। सीड इंपोर्ट तो अलाउ कर नहीं पा रहे, ये सब्सिडी देंगे। तो मूविंग अहेड हर्षित भाई, जो लोग एवोकाडो स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक फाइनल पीस ऑफ एडवाइस। 6-7 साल का आपका एक्सपीरियंस है, मुझे आपसे बात करने में इसलिए इंटरेस्ट था क्योंकि आपने एक बिज़नेस को ग्राउंड ज़ीरो से सेट किया है। ऑल्दो आपके पास अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ थे और आज आप उसको सेट कर दिए और स्केल कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरी चीज़ भी कर पा रहे हैं जो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग का एस्पिरेशन है। एग्रीकल्चर करें बट साथ साथ अपना एक ज़िंदगी भी जिए, बाहर घूमें, बिजनेस सेट करें, पर्सनल लाइफ लें। आई थिंक टू सम एक्सटेंट आप वो कर पा रहे हैं और आगे कुछ साल में कर पाएंगे। क्या एडवाइस देंगे लोग को जो फार्मिंग में आना चाहते हैं, पर्टिकुलरली एवोकाडो फार्मिंग में? देखिए, स्टार्ट स्मॉल एंड स्टार्ट फास्ट। एक बार शुरू कर दो छोटे स्केल पे, है ना। ज़्यादा 1 एकड़ नहीं करना, 50 प्लांट्स लगा के देखो, है ना। जब तक के आपका फ्रूटिंग आएगा और आप डिसीजन पे आओगे, तब तक के मैं प्लांट की प्राइस कम कर चुका हूँ और रीजनेबल कर चुका हूँ, क्योंकि मैं इंडिया में सेम जेनेटिक्स के प्लांट्स बना लूँगा। तो तब तक फिर आपको बड़े स्केल पे भी इसको ले जाना है और आपके पास टीम भी बन जाएगी, सब हो जाएगा। तो स्केल करना डिफिकल्ट नहीं रहेगा फिर चैलेंज। हार्डेस्ट पार्ट इज द स्टार्ट। हर्षित भाई, थैंक यू आपके टाइम के लिए। थैंक यू सो मच भाई आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं आपका पॉडकास्ट काफ़ी पहले से देख रहा हूँ एंड मेरा ऑलरेडी था कि यार इनके पॉडकास्ट पे तो जाना है, बिकॉज हमारी मेंटालिटी मैच करती है। एग्जैक्टली। पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ बिफोर आप जाएं कि बहुत सारे सिमिलरिटीज हैं। जिम का एक है, दूसरा हम दोनों बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, ओपनली बोल रहा हूँ। तीसरा कि इजराइल से भी एक सॉर्ट ऑफ कनेक्शन है हमारे बिजनेस का, आपके बिजनेस का। तो मुझे तो बहुत मजा आया। सेम। एंड आई होप अगला वीडियो जो करें, कॉन्वर्सेशन करें, आपके फार्म पे करेंगे। बिल्कुल, यू आर इनवाइटेड। आप भोपाल आइए, अंकल को भी लाइए एंड हम बिल्कुल आपको अच्छे से होस्ट करेंगे, फार्म दिखाएंगे। ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून हर्षित भाई। थैंक यू सो मच।